हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे गेट 2025 जियोलॉजी के पेपर का सॉल्यूशन, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज ही रिस्पॉन्स शीट रिलीज हुई है, तो प्लीज़ जा करके पोर्टल पे देख लें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या है। कल नेट का पेपर है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले नेट का पेपर दे लो, उसके बाद में आराम से चेक कर लेना। अगर नेट का पेपर नहीं दे रहे हो तो फिर आज ही चेक कर लो, और व्हाट्सअप वाले नंबर जो है 8690700316, उसके ऊपर अपने गेट के नंबर अपडेट कर देना, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है भाई। गेट डीपीटीएस अगर आपको याद हो, गेट डीपीटीएस डे 1 क्वेश्चन नंबर 23 या 24, सेम क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है उसमें, है ना। और आपने बोला था कि सर ये क्या पूछ रहे हो, ये ऐसे तो क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है ना। और ये पहला डीपीटीएस जो था गेट का, उसी के अंदर ये क्वेश्चन था, और उसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था कि आपका टाइडल एक्टिविटी और एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपके आईओ के ऊपर एक्सट्रीम वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। अब आप देख लो यार, डीपीटीएस से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठ के आया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये तो आपको महेंद्र सर करवा देंगे, फिर ये भी आपको महेंद्र सर करवा देंगे, ठीक है। ये देखो, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ बाउंड रिएक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। एक तरफ हमारे पास में ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल, माइका, फिर ऑर्थोक्लेस क्वार्ट्ज, इधर आपका अनोर्थाइट, बाइटोनाइट, लेब्रोडोराइट, एंडेसिन, ओलिगोक्लेज और अल्बाइट, ये इस तरह से चलती है। और ये वाली जो सीरीज है इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज या सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज, है ना, या आइसोमॉर्फस सीरीज। और इसमें आप देखते हैं कि भाई क्या होता है, आपका कांस्टेंट बेसिस पे केमिकल कंपोजिशन चेंज होता जाता है, कैल्शियम जो सोडियम से रिप्लेस होता चला जाता है, और आपका अल्टरनेटिवली केमिकल कंपोजिशन चेंज होता जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस सीरीज है, और ये वाली आपकी डिसकंटिन्यूस सीरीज है। बाकी सारे फैक्टर अपन ने डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्थोक्लेज अल्बाइट के अंदर क्या आपको सॉलिड सॉल्यूशन देखने को मिलता है, हाँ देखने को मिलता है। ऑर्थोक्लेज और अल्बाइट के अंदर सॉलिड सॉल्यूशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक इंटरमीडिएट बनता है अनऑर्थोक्लेज, बट ये बाउंड रिएक्शन सीरीज में नहीं आता। फिर अनोर्थाइट अल्बाइट सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका बाउंड रिएक्शन सीरीज में ही आता है। फिर फोस्टराइट फाइलाइट सिस्टम के बीच में भी आपका होता है सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज देखने को मिलती है, कंटिन्यूस रिएक्शन है वो भी, बट ये ओलिविन में यहाँ पे हो रही है आपके डिसकंटिन्यूस वाले पार्ट में, है ना, तो ये नहीं होगा। फिर डायोप्साइड अनोर्थाइट सिस्टम, तो डायोप्साइड और अनोर्थाइट में आपका जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देखने को आपको नहीं मिलती है, क्योंकि डायोप्साइड का फॉर्मूला है CaMgSi2O6, और हमारा अनोर्थाइट है CaAl2Si2O8, है ना, तो डिफरेंट रहता है। तो ये आपका जो मेटम इग्नेस पेट्रोलॉजी के अंदर आपको बाउंड रिएक्शन सीरीज पढ़ाते हैं, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके मास एक्सटिंक्शन से है। दो मेजर मास एक्सटिंक्शन आपके होते हैं, एक तो आपका परमियन ट्राइसिक वाला है, जिसमें मोर देन 90% जो स्पीसीज थी वो वाइप आउट हो गई थी। और मजाक के तौर पर मैं बोलता भी होंगे तो थेनोस से भी खतरनाक थी, थेनोस ने तो फिर भी 50% ही वाइप आउट करी थी, है ना, फिक्शनल मान लो। तो एक तो आपका जो केटी बाउंड्री है वहाँ पे आपको देखने को मिला था, है ना, और एक आपका परमानेंट ट्राइसिक बाउंड्री पे देखने को मिला था। हालांकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे भी कोरेस्पोंड और कोरेस्पोंड टू, और ये मैंने टेलीग्राम पे आपको मैसेज में भी डाल के दिया था कि ये जरूर देखना है। अब आप देखोगे कि सबसे खतरनाक वाली कौन सी है, तो आप बोलोगे परमानेंट ट्राइसिक वाली है, लेकिन ये तो MSQ है ना भाई, तो इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा? आप बोलोगे भाई A और C मेरे दोनों बैठ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर मास एक्सटिंक्शन का पूछा है, इसलिए अपन A और C ले रहे हैं। पेलियोजिन, नियोजिन और कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन बाउंड्री पे भी हल्का फुल्का हुआ है, बट वो मेजर मास एक्सटिंक्शन में नहीं आता, वो माइनर वाले में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसका आप ध्यान में रखेंगे। फिर ये आपको सर करवाएंगे। ये क्वेश्चन देखो भाई, मैं मतलब मिनरलोजी के स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें अपन ने एक किया था कि भाई Al2-3 का इतना वेट परसेंटेज दे रखा है, K2 का इतना वेट परसेंटेज दे रखा है, सिलिका का इतना वेट परसेंटेज दे रखा है, तो बताओ कि ग्रेनाइट के अंदर ऑर्थोक्लेज का मोलर प्रोपोर्शन कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। अब वेट परसेंटेज आपको दे रखा है, मोलिकुलर वेट नहीं दे रखा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि SiO2, CaO, Na2O, K2O, Al2O3, FeO, Fe2O3, इनका मोलिकुलर वेट अपन ने इतनी बार कर लिया था कि आपको ये प्रैक्टिस में आ गया था, है ना। तो अपने को पता है कि भाई ये जो CaO है इसका मोलिकुलर वेट कितना है भाई, आप बोलोगे 56 के आसपास है। MgO का मोलिकुलर वेट कितना है, 40 के आसपास है। इनका वेट परसेंटेज CaO का कितना दे रखा है, 7 वेट परसेंट दे रखा है, और MgO का कितना दे रखा है, 5 वेट परसेंटेज दे रखा है। अब मोलर रेशियो का मतलब क्या है, आपको बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट करो मोलर रेशियो ऑफ CaO2 MgO सैंपल में। तो मोलर रेशियो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
CaO2 MgO पूछा है तो CaO डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है वेट परसेंटेज ऑफ CaO डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ CaO डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO निकालेंगे तो वेट परसेंटेज ऑफ MgO डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ MgO। तो आप देखेंगे कि भाई मेरे पास में CaO का वेट परसेंटेज कितना दे रखा है 7%, इसका मोलिकुलर वेट कितना है 56, वेट परसेंटेज MgO का कितना दे रखा है 5, इसका मोलिकुलर वेट कितना है 40। तो ये आपका 1/8 अपॉन 1/8, 8 से 8 कैंसिल, आप देखेंगे एक आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल सी कैलकुलेशन आपको दे रखी है ना। फिर आपका ये क्वेश्चन है कि आपको ऑक्साइड मिनरल सिर्फ चूज करने हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि प्लीज़ जो कॉमन मिनरल्स के नाम मैं बताता हूँ एटलीस्ट उनको तो याद कर ही लो, उनके केमिकल कंपोजिशन को याद कर लो, ताकि आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो ध्यान पे, स्पिनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई MgAl2O4, कोरेंडम का क्या होता है Al2O3, रूटाइल का क्या होता है TiO2, ठीक है। अब ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में एक क्वेश्चन अपन जनरली करते भी हैं कि कोरेंडम इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑक्साइड मिनरल प्रेजेंट इन मोज स्केल ऑफ हार्डनेस, है ना। और यूँ बोलते हैं कि भाई मोज स्केल ऑफ हार्डनेस के अंदर हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है जो ऑक्साइड कंपोजिशन का है, तो आप बोलते हैं कोरेंडम है ना। तो ये ओलिविन में सिलिकेट आता है, पायरोक्सिन भी सिलिकेट है, मैग्नेटाइट ऑक्साइड है Fe3O4, एपेटाइट फॉस्फेट है, गैलेना सल्फाइड है, मोनाजाइट भी आपका फॉस्फेट है, फ्लोराइट आपका फ्लोराइड में आता है, हेलाइट आपका हेलोजेंस में आ जाता है, हेलाइट्स में आ जाता है, कैल्साइट आपका कार्बोनेट में आ जाता है। तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आप ये क्वेश्चन आपको महेंद्र सर करवा देंगे अभी, ये भी आपको महेंद्र सर करवा देंगे, ये भी महेंद्र सर करवाएंगे, ये भी आपको महेंद्र सर करवाएंगे। लेकिन इसका जो आंसर है वो सिंपली ये है कि भाई सब सरफेस आयरन मिनरलाइजेशन आपको आइडेंटिफाई करना है ना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगेगा नहीं कि ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है ना। ये आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंडिकेट, है ना, द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट सब सरफेस आयरन मिनरलाइजेशन। तो अब देख करके इसको लग नहीं रहा है कि MSQ टाइप का क्वेश्चन है। अब गेट में प्रॉब्लम यही हो रही है कि बच्चा पकड़ नहीं पा रहा है कि भाई MSQ है कि MCQ है। अब इसमें आंसर तो बोगर एनोमली और मैग्नेटिक एनोमली दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन अब आपको एग्जाम हॉल में ये पकड़ में नहीं आया होगा कि यार ये MSQ टाइप है कि MCQ टाइप है ना। तो आंसर तो इसके बोगर एनोमली और मैग्नेटिक एनोमली है, कोई दिक्कत नहीं है, जियोफिजिक्स का बेसिक फंडा है अपन, है ना, ग्रेविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगाते हैं। फिर ये आपको महेंद्र सर करवा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी महेंद्र सर करवा देंगे। हाँ ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अपन ओशनोग्राफी में पीएच निकालने के लिए बोलते हैं, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पीएच का मतलब क्या है भाई, H+ आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसकी pH 6 है, दूसरा 1 लीटर सॉल्यूशन है उसकी pH 7 है। अब उसकी एवरेज pH अगर आपको निकालनी है तो ये नहीं है कि 6 + 7/2 कर दिया, एवरेज कर दिया 6.5 आ गया, ऐसे नहीं होगा। इसमें आपको H+ आयन के हिसाब से चलना पड़ेगा। H+ आयन आप देखोगे कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन जिसकी pH 6 है, इसका H+ आयन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10⁻⁻6, है ना। फॉर्मूला क्या है, pH = log base 10 H+, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला कि भाई जो 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसकी pH आपकी कितनी है भाई 7 है, तो इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁷। अब आपको बोल रहा है कि भाई इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो भाई, दोनों के H+ आयन की कंसंट्रेशन को ऐड कर रहे हो। ऐड करोगे तो आप बोलोगे कि भाई 1 × 10⁻⁻6 + 1 × 10⁻⁷, ये H+ आयन की कंसंट्रेशन को आपने ऐड कर दिया। अब जब आप सिंपल एडिशन करते हो तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई नहीं होती है, ये ध्यान में रखना, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, आप बोलोगे कि यार इसको ऐड करूं तो इसको मैं 10⁻⁷ कर दूं, तो आप बोलोगे क्या करें 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 × 10⁻⁷ प्लस 1 × 10⁻⁷। अब इसमें 10 + 1 × 10⁻⁷ को आप कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा भाई 11 × 10⁻⁷। अब ये जो टोटल H+ आयन है 11 × 10⁻⁷, ये किस में है, जब आपके 1-1 लीटर वाले दोनों को मिला दिया तो आपका ये H+ आयन की कंसंट्रेशन कितने में है 2 लीटर में है। तो आपने बोला कि ये 2 लीटर का मैंने डिवाइड कर दिया, तो अब आपके पास में H+ आयन की जो टोटल कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कितनी आ जाएगी 5.5 × 10⁻⁷।
आपने बोला कि ये H+ आयन की कंसंट्रेशन है मेरे पास में, और मेरे को चाहिए क्या, इस सॉल्यूशन की pH। तो आप बोलोगे कि ठीक है लगा दो, pH इक्वल टू फॉर्मूला क्या है भाई, -log⁻10H+, और H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, -log⁻10 5.5 इंटू 10⁻⁻7, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है उसको आप सिंपल एडिशन में कन्वर्ट कर दो, तो माइनस तो कॉमन रहेगा, ये log⁻10 5.5 प्लस log⁻10 10⁻⁻7। तो आप बोलोगे कि -7 आगे आ जाएगा, पावर रूल से आ गया। अब ये base 10 की पावर कितनी रेज करूँ कि मुझे 10 मिल जाए, तो आप बोलोगे 1, तो ये log⁻10 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये -7 था, -7 आगे आ गया, तो ये -7 हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये तो माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 - log⁻10 5.5, और आप देखोगे भी log⁻10 5.5 की वैल्यू कितनी रहती है, लगभग 0.74 के आसपास। इसको सॉल्व करोगे तो 6.26 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करने हैं, और अपन ने ये ओशनोग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस में भी कर रखा है, और मैंने डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी करवाया था, ये सैलिनिटी के रिस्पेक्ट में भी करवाया था, पीएच के लिए भी करवाया था, और पीएच वाला आपका क्वेश्चन गेट में भी आ गया, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस ये आपको महेंद्र सर करवा देंगे। अभी ये वाला देखो, जब अपन जियोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 या लेक्चर 3 में जब कॉस्मिक अबंडेंस पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसिंथेसिस पढ़ते हैं कि भाई एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन बर्निंग होती है, तो हाइड्रोजन के एटम जो है फ्यूज होकर के हीलियम बनाते हैं, हीलियम वाले फ्यूज होकर के कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनाते हैं, और उसमें अपन देखते हैं कि लिथियम बेरिलियम बोरोन ये वाले जो है इनकी कंसंट्रेशन कम मिलती है। एक का कारण क्या है उसका, कि भाई एक तो ये ऑड नंबर के एटॉमिक नंबर्स हैं, है ना, एटम्स हैं, और दूसरा इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो बहुत कम है, तो जो आपके नेबुलर जो स्टार के कोर के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है उस टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो ये डिस्टेबलाइज होते रहते हैं, है ना, तो बनते तो हैं लेकिन डिस्टेबलाइज होते रहते हैं। तो आप देखोगे कि इनकी कंसंट्रेशन का मेन कारण क्या है, कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी कम है कि ये बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन बनती है बिगड़ती है, तो वो प्रोसेस उसमें चलती है। तो आप देखेंगे कि भाई प्राइमरली ये जो इनके अबंडेंस कम होने का कारण क्या है, कि ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी लो बाइंडिंग एनर्जीज होती हैं, है ना। तो ये तो आपका सीधा सीधा आंसर है। अब इसमें ये आप अब इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा कि भाई MSQ है या MCQ टाइप है, तो दीज एलिमेंट्स हैव लो मासेज एंड हेंस दे ब्रेक अपार्ट इजीली, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन भी तो आपका लो मास है, हीलियम भी तो आपके पास में लो मास का ही है, कार्बन भी लो मास ही है ना, तो वो तो नहीं होते जल्दी से ब्रेक, वो तो फ्यूज होकर के बड़ा एलिमेंट बना रहे हैं, है ना, जिसको अपन बर्निंग ऑफ द एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर सी ऑप्शन देखो, द लो अबंडेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ए यूनिक फीचर ऑफ बिग स्टार्स मासेस ग्रेटर देन 10 टाइम्स दैट ऑफ आवर सन, है ना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि बड़ा स्टार जितना होगा उसमें क्या होगा, आपके सारे एलिमेंट्स के बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। फिर दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। अब ये रिएक्ट करेंगे भी तो किससे करेंगे, अब जैसे मान लो लिथियम है, अगर ये फ्यूज होगा भी तो क्या बनाएगा, है ना। आपने बोला है कि भी ड्यूटेरियम है 1H2 + 1H3, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है, और क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है, और प्लस में बहुत सारे न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज कर रहा है ना। और ये जब फ्यूजन होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन की वजह से हीलियम प्रोड्यूस हो गया। तो ये अनस्टेबल होंगे भी तो बनाएंगे क्या, कुछ बना तो रहे नहीं है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी कम है कि ये खुद ही नहीं बन पा रहे, तो नया क्या बनाएंगे, है ना। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन बी जो है वो सबसे ठीक आंसर बैठेगा। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि तुमको बहुत ही टेढ़ा सा लगाओ, और ये टेढ़ा है भी, क्योंकि अपन इस तरह से न्यूक्लियर सिंथेसिस में पढ़ते नहीं है चीज़ें, ठीक है। बट मेरे को अब नया एक कॉन्टेक्स्ट मिला है ना, एक नया पर्सपेक्टिव मिला है जियोकेमिस्ट्री में न्यूक्लियर सिंथेसिस को पढ़ाने का, कि भाई कौन सी एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन कम है, कौन से की ज़्यादा है। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है उससे अपन आयरन तक के एलिमेंट्स को बना सकते हैं, उसके बाद में जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, एलिमेंट्स की बर्निंग होती है,
वो प्रोसेस अपने आप में इतनी एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक तो एनर्जी रिलीज करना बंद कर देती है, और आयरन से हैवी एटम्स अगर आपको बनाने हैं स्टार की कोर के अंदर तो तुमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। अब बाहर से एनर्जी लाएगा कहाँ? तो वो जनरली होती है आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होता है तब जाकर के वो क्रिएट होते हैं। इसलिए तुम देखोगे कि जितने भी हेवियर एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन तुमको कम मिलती है। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं कि इनका एटॉमिक मास कम है, फिर भी इनकी कंसंट्रेशन कम क्यों है? इसके बारे में एक हल्की सी बात तो करी थी, लेकिन इतनी डिटेल में अपन ने डिस्कस नहीं किया था। तो दिस टाइम जब जियोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, है ना। फिर आप देखो ये एक हिलिटेरियन है। इस क्वेश्चन में है ना थोड़ा सा यूनिट का लोचा तो है भाई, है ना, लेकिन बेस्ट सुटेबल अगर ऑप्शन आपको ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढेंगे? इसमें देखो प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि भाई आपको एक बोल रहा है कि एक हिलिटेरियन है, ठीक है। अब हिलिटेरियन में कॉपर कंसंट्रेशन जो स्ट्रीम सेडिमेंट्स हैं, स्ट्रीम सेडिमेंट्स में आपको कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी मिल रही है? जो थर्ड ऑर्डर की है स्ट्रीम उसके अंदर 3000 ppm मिल रही है, ठीक है, 3000 ppm। और बोल रहा है कि बैकग्राउंड वैल्यू आपकी कितनी है? 200 ppm। बैकग्राउंड वैल्यू मैंने आपको बताया था एलिमेंटल डिस्पर्जन में कि भाई जैसे मान लो कि भाई बोतल के अंदर आपका पानी है ना, तो आधा गिलास भरा हुआ है, उसके अंदर तुमने पानी डालना चालू किया तो वो आधा गिलास तो अदरवाइज भी प्रेजेंट था ही ना। मतलब स्ट्रीम अगर सेडिमेंट लेकर के नहीं भी आती तब भी उस एरिया में आप कभी भी सैंपलिंग करते तो वहाँ पे कॉपर की जो वैल्यू है वो 200 ppm के आसपास तो तुमको मिल ही जाती। तो ये क्या है? बैकग्राउंड वैल्यू है। अब आपके स्ट्रीम सेडिमेंट जो है वो किसी इस तरह के मिनरलाइजेशन रीजन से आ रहे हैं जहाँ पे कॉपर ज़्यादा है, और वो वाटर में डिजोल्व हो करके आपका उस एरिया के सेडिमेंट्स में काम वो एसिमिलेट हो रहा है। तो आप बोलोगे कि भाई अब इस कैचमेंट एरिया की प्रोडक्टिविटी क्या है ना, वो एरिया क्या है? बेसिन का एरिया कितना दे रखा है तुमको? 10 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है। और पूछा है कि भाई प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस कैचमेंट फॉर कॉपर, तो भैया जितना भी 10 किलोमीटर एरिया स्क्वायर 10 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है कॉपर को लेकर के? तो आप बोलोगे कि 200 ppm तो पहले से ही प्रेजेंट है। ला कितना रहा है? टोटल कितना है? 3000। मतलब स्ट्रीम सेडिमेंट्स की वजह से कितना आ रहा है? 2800 ppm, है ना। तो आपने बोला कि भाई ठीक है प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो 2800 ppm, और एरिया कितना है भाई? आपने बोला 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? कैचमेंट एरिया की प्रोडक्टिविटी। अब आप बोलोगे कि भाई इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो भाई। 2800 ppm मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, है ना। तो तुमने बोला कि भाई ये अगर मैं करता हूं तो ये कितना होगा भाई? 28,000 ppm इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। अब ये ऑप्शन बैठता है। अब ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दे नहीं रखा है ना, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 1.5 इंटू 10⁶ है, 2.8 इंटू 10⁶ है, 3 इंटू 10⁶ है, 3.2 इंटू 10⁶ है ना। ऑप्शन बैठ नहीं रहा है इसमें, तो ये यूनिट में थोड़ा सा झोल है। लेकिन अगर अपन पीपीएम हटाएं तो पीपीएम हटाने के लिए क्या करते हैं भाई? 10⁶ का डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिया, और 10⁶ ऊपर है मीटर स्क्वायर में, तो 10⁶ से 10⁶ कैंसिल, आपका बचा कितना? 2800 मीटर स्क्वायर। अब 28,000 मीटर स्क्वायर। अब 28,000 को अगर मेरे को 10⁶ में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? 0.028 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। अब ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास में यहाँ पे है ही नहीं, है ना। अब आंसर की में आंसर तो बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो यूनिट कन्वर्जन में कहीं झोल है। बाकी पता नहीं भाई, मेरी जो समझ है प्रोडक्टिविटी की तो मेरे हिसाब से तो यही होगा कि भाई एक कैचमेंट एरिया का एरिया कितना है और उसके अंदर आपका एनोमली कितनी है, तो वो एनोमली को अगर उस कैचमेंट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको प्रोडक्टिविटी दे देगा उस कैचमेंट एरिया की। अब इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बैठ नहीं रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन बाकी भी आप किसी और तरीके से सॉल्व भी करोगे ना, कोई और तिकड़म जुगाड़ लगा के, तब भी इसका कोई आंसर जो है वो बैठ नहीं रहा है। तो क्लोजेस्ट आंसर आपका यही है, लेकिन इसमें यूनिट का जो है वो प्रॉपर मैचिंग नहीं है। तो अगर आप इसको ऑब्जेक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो, मार्क्स टू ऑल में ये जा सकता है, ठीक है, मार्क्स टू ऑल में ये जा सकता है, तो तुम कोशिश कर सकते हो। बाकी अगर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है और ये ऑप्शन इसका बैठता है ना, आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि अगर आप इस तरह से अगर बता पाओ। फिर ये क्वेश्चन तो सिंपल है, अपन बोन रिएक्शन सीरीज में भी बोलते हैं कि भाई ओलिविन है, तो ओलिविन में भी आपका क्या है भाई? Mg और आयरन है। तो आप देखते हैं कि फोस्टेराइट पहले बनता है और फाइलाइट बाद में बनता है। ऐसे आप पायरोक्सिन में भी देखेंगे तो पायरोक्सिन के अंदर OPX
और CpX। तो OPX में आपका क्या है, मैग्नीशियम एस्टेटाइट पहले बनता है, हाइपरस्टिन बाद में बनता है ना। फिर आप CpX में देखेंगे तो आपके वो बाकी के बाद में बनेंगे। ऐसे ही आपका एम्फीबोल में है ना, गैडेराइट, कमिंगटोनाइट, एक्टिनोलाइट, ट्रेमोलाइट, ये पहले बनते हैं, बाकी मिनरल बाद में बनते हैं। तो जिस भी मिनरल के अंदर आयरन मैग्नीशियम होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, है ना। तो आप बोलोगे कि भाई क्रिस्टलाइजेशन के भी कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो एनी मिनरल विच हैव आयरन एंड मैग्नीशियम इन देयर केमिकल कंपोजिशन इट विल हैव नेचुरली हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। और अगर हम बोल देंगे भाई मैग्नीशियम ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा आपका क्रिस्टलाइज होगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसे फोस्टेराइट है तो Mg2SiO4 ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे बनने की कोशिश करता है मैग्मा से जब भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, जबकि फाइलाइट जो है वो काफ़ी बाद में बनता है। तो आप देखोगे कि भाई, और कैल्शियम और सोडियम में देखोगे तो अनोर्थाइट पहले बनता है, एल्बाइट बाद में बनता है। तो पोटेशियम तो बहुत ही बाद में बनता है ना, पोटेशियम। तो आप देखोगे अनोर्थाइट, एल्बाइट, और फिर वहाँ कहीं पे जाकर के ऑर्थोक्लेस बनता है, और नीचे नीचे आपका क्वार्ट्ज बनता है बोन रिएक्शन सीरीज में। तो ये बोन रिएक्शन सीरीज से बड़ा आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखो, ओलिविन और अनोर्थाइट है, ट्रोक्टोलाइट एक रॉक बनती है जिसके अंदर ओलिविन और अनोर्थाइट होते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर पे रहेगा। फिर के फेल्सपार और क्वार्ट्ज है, ये आपके रेजिडुअल मेल से बनते हैं जब मैग्मा आपका लास्ट में क्रिस्टलाइज होता है, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। मैग्नीशियम कैल्शियम पायरोक्सिन है ना, और कैल्शियम सोडियम प्लेजोक्लेज है, ये आपका हाई टेम्परेचर पे बनेगा। फिर आपका एम्फीबोल एंड सोडियम कैल्शियम प्लेजोक्लेज है, तो ये आपका क्या बनेगा, लास्ट में जाकर के बनेगा। तो आप देखोगे भाई करेक्ट ऑर्डर ढूंढोगे तो आपका क्या बोल रहा है कि अरेंज दिस मिनरल कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन। तो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर पे कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे कि 1 बनेगा। फिर उसके बाद में कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि 3 होगा। फिर आपका कौन सा होगा, आप बोलोगे 4, फिर 2। तो आप बोलोगे 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 आपका कौन सा बैठता है, ये ऑप्शन बी बैठ रहा है। ठीक है, तो ये आसान सा ही क्वेश्चन है, नेट में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर ये लो, ये क्वेश्चन तो भाई साहब तुमको एकदम लड्डू बना के दिया है ना। जियो केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13, मीनिंग ऑफ न्यूडोमियम इनरिचमेंट। याद है, पहला डिप्लीटेड मेंटल के लिए, दूसरा इनरिच्ड सोर्स के लिए, और तीसरा चूर के लिए। और चूर के लिए अपन क्या बोलते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसके लिए हमेशा न्यूडोमियम इनरिचमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई ये आपको दे रखा है डिप्लीटेड मेंटल का, क्यों, क्योंकि डिप्लीटेड मेंटल में भाई समैरियम ज़्यादा होगा, उसकी वजह से न्यूडोमियम उसमें बढ़ जाएगा। आपका ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर क्या होगा भाई, रुबिडियम ज़्यादा होगा, समैरियम कम होगा, तो समैरियम कम होने की वजह से न्यूडोमियम भी कम हो जाएगा। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर विद कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा, ये वैल्यू कम होगी, है ना। और डिप्लीटेड मेंटल के अंदर ये बढ़ती जाएगी। और जब आपका चूर की बात करते हैं, कॉन्ड्राइटिक यूनिफॉर्म रिजर्वायर, उसमें क्या होता है, ये वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं होती है। तो स्ट्रेट लाइन आपका क्या रहेगा आंसर। तो ये 2 नंबर वाली जो लाइन है ये आपका स्ट्रेट है। मतलब ये तो स्ट्रेट आपके लेक्चर में से उठ के आया है यार, मतलब सीधी लाभ साफ सुथरी एकदम लाइन लिखी हुई है कि विद कोर्स ऑफ टाइम देयर विल बी नो चेंज इन इनरिचमेंट ऑफ न्यूडोमियम इन चूर, लिखा हुआ है। तीसरी लाइन ही देख लेना नोट्स में, तुमको मिल जाएगी, है ना। तो लाइन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर, ये देखो भाई, ये तो हाइड्रोजोलॉजी में सिंपल सा है। अपन बोलते हैं पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन बल्क वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन कैसे निकालते हैं, बल्क वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन बल्क वॉल्यूम। अब या तो इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में लिखा हो, लेकिन यहाँ तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया, तो आपका बोल रहा है कि सॉलिड वॉल्यूम माइनस पोर वॉल्यूम अपॉन सॉलिड वॉल्यूम, ये तो गलत है। बल्क वॉल्यूम माइनस पोर वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, ये भी गलत है। बल्क वॉल्यूम माइनस सॉलिड वॉल्यूम, है ना, डिवाइडेड बाय सॉलिड वॉल्यूम, ये गलत है। सॉलिड वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करते अपन, बल्क वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो बल्क वॉल्यूम माइनस सॉलिड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, है ना, बस फॉर्मूले में क्या लिखा, बल्क वॉल्यूम माइनस सॉलिड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, ये लिखा है, और क्या है, कुछ नहीं है ना। फिर ये क्वेश्चन देखो भाई, पैलेंटोलॉजी में अपन साफ सुथरा पढ़ते हैं कि डायटम अलगी है सिलिसिस कंपोजिशन की, रेडियोलेरिया एनिमल है सिलिसिस कंपोजिशन का, तो वो अपना सेल भी कैसे डेवलप करेंगे, बाय सिक्रेटिंग सिलिका। और तुमको पता है कि डायटम्स आपको हायर लेटीट्यूड पे मिलता है, रेडियोलेरिया आपका लोअर लेटीट्यूड पे मिलता है बिकॉज ऑफ दी ओशन अपवेलिंग, है ना। अपवेलिंग में क्या होता है, रेडियोलेरिया एनिमल है। और कोरल्स में भी मैंने बता रखा है कि हर्माटिपिक कोरल जो है वो लोअर लेटीट्यूड्स पे मिलेगा, हर्माटिपिक कोरल किसी भी लेटीट्यूड पे मिल सकता है, किसी भी डेप्थ रेंज पे मिल सकता है, डेस्पाइट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, ये सब बताया हुआ है तुमको इसमें केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ केमिकल इन्वायरमेंट में पैलेंटोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं फॉसिल प्रिजर्वेशन में। तो आपको बोल रहा है कि भाई कौन सा, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म डू नॉट सीक्रेट एनी CaCO3।
तो आपका केलसाइट और एग्रेनाइट दोनों ही बोल दिया, तो फोरामिनीफेरा और कोकोलिथोफोर ये दोनों ही आपके क्या है, सिलिसिस कंपोजिशन की है, सॉरी कार्बोनेट कंपोजिशन की है ना। तो आप देखेंगे डाइटम और रेडियोलेरिया ये दोनों सिलिसिस कंपोजिशन के, तो ये क्या करेंगे, सिलिका सिक्रेट करेंगे ना कि कार्बोनेट्स, है ना। तो आप बोलोगे कि ये रेडियोलेरिया और डाइटम्स और कोरल्स, कोरल्स आपका कार्बोनेट हो गया तो एक कार्बोनेट आपका सिक्रेट करेगा, फोरामिनीफेरा आपका कार्बोनेट हो गया तो एक कार्बोनेट सिक्रेट करेगा, रेडियोलेरिया आपका सिलिका करेगा, तो ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा, सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है कि तुमको परेशान करे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको बताया हुआ है कि भाई जो बायोटाइट है वो आपका सबसे ज़्यादा प्लियोक्रोइज्म तब शो करता है जब उसकी मिनरल की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पोलराइजर और एनालाइजर के साथ में अलाइन हो जाती है ना। तो अब ठीक है, हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को इस हिसाब से नहीं पढ़ा था, मैं मान रहा हूँ कि हमने पोलराइजर और एनालाइजर की डायरेक्शन जानने के लिए अपन ने प्लियोक्रोइज्म को नहीं पढ़ा कभी भी। हमने ये देखा कि किस डायरेक्शन में किस तरह का कलर आएगा, किस तरह की शेड आएगी, ब्राउन टू येलो जो आपकी शेड चेंज होती है, तो उसमें जो मोस्ट प्लियोक्रोइक है वो आपका कब रहता है, जब आपका मिनरल की क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और एनालाइजर और पोलराइजर के साथ में अलाइन कर जाए, है ना। बाकी में तुम देखोगे कि भी कॉमन हॉर्नब्लेंड है तो ये आपका बहुत ज़्यादा प्लियोक्रोइक नहीं होता है, जो आपका मोस्ट प्लियोक्रोइक हॉर्नब्लेंड है उसमें कॉमनली आपका काम नहीं चलता है। एक्सटेंशन ये आपका इंक्लाइंड है, इसमें भी काम नहीं चलेगा, इसमें भी काम नहीं चलेगा, तो ये प्लियोक्रोइज्म ऑफ बायोटाइट है, इसको जनरली अपन यूज़ करते हैं। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैं मानता हूँ कि अच्छा भी है और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट से ये नहीं भी हुआ होगा, है ना। फिर और ज़्यादातर इसमें जो बच्चे लगा के आए होंगे ना वो एक्सटेंशन ऑफ डायोसाइड का लगा के आए होंगे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मानते हैं। फिर ये तो लड्डू हो गया, है ना। बेरिल आपका हेक्सागोनल में, बेराइट आपका ऑर्थोरॉम्बिक है, प्लेजोक्लेज आपका ट्राइक्लिनिक में और जिरकन आपका टेट्रागोनल में। तो ये जो पूछा है भाई कि आपकी दो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बराबर है, तीसरी के बराबर नहीं है और सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो ये करेक्टरिस्टिक किसका है, टेट्रागोनल का है, जिसमें आपका जिरकन टाइप होती है। प्लेजोक्लेज आपका ट्राइक्लिनिक में, जहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है। बेराइट आपका ऑर्थोरॉम्बिक का है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। और बेरिल आपका हेक्सागोनल है, जहाँ पे ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए थ्री नॉट इक्वल टू सी, 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आती हैं, ठीक है। तो ये आपका जिरकन टाइप आपका आंसर होना चाहिए। फिर ये आपको महेंद्र सर करवा देंगे, ये क्वेश्चन भी आपको महेंद्र सर करवा देंगे, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा है, हेलिकल फ्लो। तो हेलिकल फ्लो जो है वो मिएंडरिंग रिवर्स का करेक्टरिस्टिक होता है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, महेंद्र सर आपको थोड़ा डिटेल में बता देंगे। फिर ये आपको सर करवा देंगे, ये देखो भाई ये क्या है, ये लैंडस्लाइड वाला, ये भी आपको सर करवा देंगे। हाँ ये आपका इग्नेस टेक्सचर वाला है, तो कमाटाइट जो है उसके अंदर स्पिनिफिक टेक्सचर मिलता ही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है, ये तो पूछा। गेब्रो के अंदर ऑफिटिक टेक्सचर डिबेटेबल है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन एक लार्ज ग्रेन पायरोक्सिन का जो है वो आपका इनक्लोज करता है लेट्स ऑफ प्लेजोक्लेज। ये तभी हो सकता है जब आपके रॉक के अंदर क्या हो रहा हो भाई, पोर्फिरिटिक टेक्सचर देख रहा है या पोइक्लिटिक टेक्सचर देखने को मिले, वो कब मिले, जब आपकी डीप सीटेड कंडीशंस होंगी, वो गेब्रो में ही मिलेगा, ठीक है। बाकी आपका जो इंटरसर्टल है, हेलोपिलिटिक है, वो आपका किस में चला जाएगा, बेसाल्ट में चला जाएगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ मिल सकता है, ठीक है। फिर मार्बल और ग्रेनोब्लास्टिक, ये बिल्कुल ठीक है, मार्बल के अंदर ग्रेनोब्लास्टिक टेक्सचर देखने को मिलता है, वो आपके ग्रेनुलर टेक्सचर। बेसाल्ट के अंदर पोरफायरोब्लास्टिक टेक्सचर नहीं मिलता है, ये बेसाल्ट आपकी वॉल्केनिक इग्नेस रॉक है, जबकि पोरफायरोब्लास्टिक टेक्सचर जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर मिलता है। और पोरफायरोब्लास्टिक में क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट ग्रेन साइज देखने को मिलती है, जो आपका पोरफायरोब्लास्ट है वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस से रिक्लाइज होकर के ग्रेन साइज बढ़ा करके मिलता है ना। तो आपका डी ऑप्शन नहीं बैठेगा, ऑप्शन ए बी सी आपका ठीक बैठ जाएगा। तो इज आर करेक्ट बोल रहा है तो ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखो भाई कि इज आर नॉट ट्रू, तो इज आर नॉट ट्रू में आपका क्या हो जाएगा भाई, मल्टी सेलुलर मेराइन ऑर्गेनिजम्स बता रहा है फोरामिनीफेरा का, जबकि फोरामिनीफेरा आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो पहला गलत। स्पंज फॉर्म देयर स्पिकल्स विद सिलिका, ये ठीक बात है। कोकोलिथोफोर्स आर सी सरफेस ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी ठीक बात है। स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ बेंथिक फोरामिनीफेरा इज लेस देन दैट ऑफ प्लैंक्टोनिक फोरामिनीफेरा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि जो बेंथोनिक फोरामिनीफेरा हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज में वो प्लैंक्टोनिक फोरामिनीफेरा से बहुत ज़्यादा है ना। तो ये आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो गलत के हिसाब से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एंड डी। अगेन ये क्वेश्चन भी टिपिकल है, सबसे नहीं हुआ होगा और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट से ये नहीं ही हुआ होगा, है ना। फिर ये वाला देखो,
फॉसिल सबडक्शन जोन, बड़ा अच्छा वर्ड इन्होंने यूज़ किया भाई, फॉसिल सबडक्शन जोन। फॉसिल सबडक्शन जोन क्या होते हैं? प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे एंशियंट टाइम की सबडक्शन जोन के रेमिनेंट्स मिलते हो, है ना। तो कोई भी आपका अर्थ सरफेस एरिया या अर्थ सरफेस पे कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे अपने को रेमिनेंट्स ऑफ एंशियंट सबडक्टिंग जोन्स के वो मिलते हो, प्रिजर्व्ड फॉर्म में रेमिनेंट्स मिलते हो, जैसे ऑफेलाइट्स अपने को मिलती है ना, तो उसको अपन फॉसिल सबडक्शन जोन बोलते हैं। और फॉसिल सबडक्शन जोन में आप देखेंगे कि भाई सबडक्टिंग स्लैब पे आपको एक तो ब्लूसिस्ट फेसिस है और एक आपका नीचे जा करके इक्लोगाइट है, तो ये दोनों आपको मिलते हैं, है ना। आप देखोगे स्कान, ये तो आपके कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का है, तो सबडक्शन जोन में तो ये क्या करेगा, हॉर्नफेल्स ये भी आपका कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का पार्ट है, ये भी क्या ही करेगा। लेकिन ग्लूकोफेन जो है ये आपका काम करता है, ओम्फेसाइट है ये भी आपका मिलता है, तो ये आपका सी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये आंसर देखो भाई, मैंने आपको जीएसआई प्रीलिम्स के जब क्वेश्चन करवाए थे मिनरलोजी के असाइनमेंट में, आपको मैंने बोला था कि ऑर्थोक्लेज 44, एक क्वेश्चन ऐसा था ना कि ऑर्थोक्लेज 44 और अनॉर्थाइट 56, और ऐसे करके चार ऑप्शन थे और पूछा था कि कौन सा नेचुरली नहीं मिलेगा, तो मैंने बोला था कि ऑर्थोक्लेज और अनॉर्थाइट वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनॉर्थाइट के अंदर कैल्शियम है और ऑर्थोक्लेज के अंदर पोटेशियम है, और इनके आयनिक रेडिया का जो डिफरेंस है वो मोर देन 15% है, इसकी वजह से ये एक दूसरे को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाते हैं। और तुम देखोगे कि अगर मैं इस तरह से देखूं कि ये अनॉर्थाइट है और ये मेरा अल्बाइट है और ये मेरा ऑर्थोक्लेज है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी कंप्लीट एक मिसिबिलिटी गैप देखने को मिलता है। कारण क्या है कि यहाँ पे ऑर्थोक्लेज और अनॉर्थाइड जो है वो आपस में एक दूसरे को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाते, है ना। और उसका एक मोटा मोटी रीज़न वही है कि पोटेशियम की जो आयनिक रेडियस है वो कैल्शियम की आयनिक रेडियस से ज़्यादा है, या यूँ बोलें कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 15% से ज़्यादा है, इसलिए वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपेयर टू आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, द कंटेंट ऑफ पोटेशियम इज एक्सट्रीमली लो इन इग्नियस क्लाइनोपायरोक्सिन्स। ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स लो अबंडेंस, कि इसकी जो इतनी कम अबंडेंस मिल रही है इसको कौन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे कि यार पोटेशियम प्लस हैज ए लार्जर आयनिक रेडियस देन ये, तो ये तो आपका एक्सप्लेन कर ही रहा है। पोटेशियम इज इनकम्पेटिबल एंड हेंस इनरिच्ड इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर तो तुमको गैब्रो मिलती है, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसी बहुत जगह जहाँ पे गैब्रो मिलती है, बेसाल्ट मिलती है, क्लाइनोपायरोक्सिन मिलता है, लेकिन उसके अंदर पोटेशियम क्यों नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा, है ना। तो ये तो एक्सप्लेन नहीं करता उसको। पोटेशियम इज फ्लूइड मोबाइल एंड हैंड्स इजीली लीज्ड आउट ऑफ क्लाइनोपायरोक्सिन्स, क्यों भाई? आपका कोई भी सोर्स होगा जो फर्टाइल मेंटल होगा, जहाँ पे भी उसको फ्लूइड प्रेजेंस मिलेगी वो तो निकल जाएगा, ये सही बात है। ऑर्थोक्लेज की जब केमिकल वेदरिंग होती है तो पोटेशियम सॉल्यूशन में निकल जाता है, लेकिन इलाइट जो बचता है अभी भी उसके अंदर पोटेशियम थोड़ा बहुत तो कंटेंट रह जाता है ना। तो आपने बोला कि ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर पोटेशियम हैज़ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बोला हो चाहे उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर है भी, पहले तो ये आपके +1 वैलेंसी में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही इसका करेक्ट नहीं है। हाँ, अगर बहुत रेयरेस्ट ऑफ द कंडीशंस में आपको मिल भी जाए तो वो इस बात को तो एक्सप्लेन नहीं करेगी ना कि ये CPX में क्यों नहीं मिल रहा, है ना। तो आप देखोगे कि B, C, D ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके एक्सप्लेन किसी भी तरीके से नहीं करेंगे कि क्यों पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्लाइनोपायरोक्सिन में कम है। उसका सीधा सा कारण ये है कि पोटेशियम की आयनिक रेडियस ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वो वहाँ पे आयनिक सब्सटीट्यूशन नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड स्किमेडिट का प्रिंसिपल वो बोलता है कि भाई आयनिक रेडियस का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 15% से कम होना चाहिए। ठीक है, और इसको अपन ने जियोकेमिस्ट्री में किया भी था, पूरा का पूरा सॉल्व भी किया था जब अपन ये पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई, ये सेडिमेंट यील्ड एट द आउटलेट ऑफ ए रिवर हैविंग ए कैचमेंट एरिया ऑफ 8 किलोमीटर स्क्वायर इज 6000 टन्स पर ईयर। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आउटलेट ऑफ ए रिवर जो है उसमें आपका सेडिमेंट जो है वो कितना यील्ड मिल रहा है, 6000 टन्स पर ईयर। अगर सेडिमेंट की डेंसिटी 1.5 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो एवरेज इरोजन रेट ऑफ रिवर बेसिन क्या है, मिलीमीटर पर ईयर में पूछा है। और इसके लिए आपको कोई यूनिट और फॉर्मूला या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये यूनिट से ही हो जाएगा। तुम बोलोगे भाई 6000 टन्स है, टन्स का मतलब है 10⁻³ किलोग्राम पर ईयर। आपको आंसर पूछा मिलीमीटर पर ईयर, मतलब पर ईयर तो आपको रखना ही है, मिलीमीटर रखना है। यहाँ पे आपका क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप देखो कि भाई किलोग्राम से किलोग्राम कब कटेगा, जब ये डेंसिटी वाला जो है इससे डिवाइड कर दें, तो 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोलोगे कि भाई ये मेरा जो 8 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका मैं क्या करूं, बोला इससे डिवाइड कर दो क्योंकि इतने से ही तो मिल रहा है। तो आपने बोला कि भाई इसको आपने डिवाइड कर दिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 10⁻6 मीटर स्क्वायर।
तो अब ये मीटर क्यूब तो चला गया ऊपर, तो आप देखोगे टोटल 6000 इंटू 10⁻³ किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ये बचा मीटर क्यूब पर ईयर तो आ ही गया। यहाँ पे कितना है, ये मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर से ये कटा, सिर्फ मीटर बचा। और ये कितना रह गया यहाँ पे 1500 इंटू 8 इंटू 10⁻⁶ ये रह गया। तो तुमने बोला कि भाई 6 इंटू 10⁻⁶ कर दें, और यहाँ पे आपका ये 2, और यहाँ पे एक 10⁻⁶ और आया था क्या कहीं पे, तुमने बोला कि भाई ये 8 है, ये 10⁻⁶, ये 6000 टन्स 10⁻⁶ ये हो गया, ये इससे कटा है ना। और सिंपल से कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आंसर लगभग 0.50 के आसपास आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, यहाँ पे शायद कुछ तो गड़बड़ हुई है क्या। द सेडिमेंट यील्ड एट द आउटलेट ऑफ ए रिवर हैविंग अ कैचमेंट एरिया ऑफ 8 किलोमीटर स्क्वायर इज 6000 टन्स पर ईयर इफ द सेडिमेंट डेंसिटी इज 1.5 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ अरे मिलीमीटर में नहीं बदला ना, सॉरी। ये जो मीटर है ऊपर, ये जो मीटर बचा है इसको सेंटीमीटर में बदलोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 ना, तो इसको मिलीमीटर में बदल दो, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा भाई, ये 1000 हो गया। ठीक है, तो ये 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 1500 बट्टे 6 इंटू 10⁻³ बचा, नीचे कितना है 1500 इंटू 8। तो आप देखोगे कि भाई इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 6000 अपॉन कितना हो जाएगा 12000 है ना, तो ये कटा 1/2 और 0.50। ठीक है, बताओ ये मिलीमीटर पर ईयर निकालना था और यहाँ पे मैं ये भूल गया कि इसको कन्वर्ट करना है। तो ये मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान देना है ना। अब ये देखो ये क्वेश्चन है भाई, अब बताओ यार क्या करें इसका। बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पूछा है, मिनरल जियोकेमिस्ट्री लेक्चर 4 में आपको डायरेक्ट पढ़ाया हुआ है। आपको बोल रहा है कि हाइपोथेटिकल रो है उसकी केडी वैल्यूज कितनी है, एलिमेंट ई है कोई, उसका मिनरल M1 M2 M3, ये मिनरल M1 है, ये M2 है, ये M3 है, कोई एलिमेंट ई है। इस एलिमेंट ई के लिए M1 की केडी वैल्यू कितनी है भाई, KD1 कितना है 1.5, KD2 कितना है 1, KD3 कितना है आपको बोला 0.5, अबंडेंस कितनी है 10%, 10% मतलब 0.1, 40% मतलब 0.4, 50% मतलब 0.5। तो आप क्या करो 1.5 इंटू 0.1 प्लस 1 इंटू 0.4 प्लस 0.5 इंटू 0.5 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। जो भी है वो आपका सिंपल आंसर दे देगा। ठीक है, फिर ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, और इसको अपन ने किया है सेडिमेंटोलॉजी में। मैंने बताया है कि इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग क्या बताता है, ऑर्थोक्लेज, एलाइट, कैओलिनाइट, गिब्साइट, डायप्सोर और बॉक्साइट। मतलब जितना ज़्यादा इंटेंस केमिकल वेदरिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपका एल्यूमिना रिच होता चला जाएगा, है ना, एल्यूमिना कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप देखो कि आपको बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ अल्ट्रेशन है, और ये डिफाइन इस तरह से होता है कि मोलर कंसंट्रेशन रेशियो अपन ले रहे हैं कि भाई Al2O3 अपॉन L2O3 प्लस Na2O प्लस K2O, ये आपका इस तरह से है। ठीक है, तो ये टोटल 100% के बराबर होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एल्यूमिना कंटेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटेंस केमिकल वेदरिंग होगी। तो आप बोलोगे कि भाई ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, हाई इंडेक्स ऑफ अल्ट्रेशन वैल्यूज 85 से ज़्यादा है, तो ये क्या बोल रहा है कि इंटेंस केमिकल वेदरिंग बताएगा। हाँ बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएगा। लो इंडेक्स ऑफ अल्ट्रेशन वैल्यूज हो लेस देन 15 है, तो ये बोलता है कि इंटेंस केमिकल वेदरिंग बताएगा, बोला ना ये नहीं बताएगा। फिर आपको बोल रहा है कि द IA वैल्यूज डू नॉट वेरी फॉर सिलिकेट रॉक्स, सिलिकेट रॉक्स के लिए तो ये आपका वेरी क्यों नहीं करेगा भाई, ये तो वेरी करेगा ही, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। फिर आप वेरी क्यों नहीं करेगा, सिलिकेट रॉक्स में क्या होगा भाई, सिलिकॉन जो रिमूव होता चला जाएगा। जैसे ऑर्थोक्लेज है, ऑर्थोक्लेज की वेदरिंग करी, इलाइट बना, इलाइट का पोटेशियम लूज हुआ, आपका केओलिनाइट बना, केओलिनाइट का सिलिकॉन लूज हुआ, गिब्साइट बना, गिब्साइट से और ज़्यादा सिलिकॉन लॉस होगा, एल्यूमिना रिच होता चला जाएगा, लास्ट में आपको बॉक्साइट का डिपॉजिट मिल जाएगा, तो करेगा ही वेरी। तो फिर द मिनिमम IA वैल्यू फॉर एन अनवेदर्ड ग्रेनाइट इज 0, ये बिल्कुल ये 0 होगा क्या, ये 0 होगा, 0 तो नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि भाई अगर कोई भी ग्रेनाइटिक रॉक है तो ग्रेनाइटिक रॉक के लिए भी क्या है, एल्यूमिना कंटेंट तो उसके अंदर है ही ना यार। अल्ट्रेशन ऑफ वेदरिंग तुम कुछ भी ले लो,
लेकिन उसके अंदर क्या है भाई, एलुमिना कंटेंट तो है ही। और एलुमिना कंटेंट होगा तो इस अल्ट्रेशन वाले में अगर तुम जब इसको रखोगे क्वेश्चन को, तो क्या होगा भाई, सिंपल सा, तुमको वैल्यू तो देगा ही, कोई ना कोई तो वैल्यू देगा ही। अब तुम बताओ कि भाई इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा। मेरे हिसाब से तो इनकरेक्ट ही होगा, है ना। तो इसका मैं एक सेकंड देख भी लेता हूँ कि आंसर क्या दे रखा है तुम्हारा। हाँ, इसमें आपका ए दे रखा है, ए भी दे रखा है, और कितना नंबर क्वेश्चन है, 45 है ना। एक सेकंड, 45 ए, 45 है ना ये। ए दे रखा आंसर। तो इसका मेरे को वही लग रहा था कि भाई ये आपका एमएसक्यू में तो नहीं है, लेकिन आपका इज करेक्ट पूछा हुआ है, इसलिए मैं बाकी ऑप्शंस को देख रहा था कि यहाँ पे भाई ये तो हो ही गया, ए ऑप्शन तो करेक्ट है ही, ये गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये आंसर देखना था, क्योंकि यहाँ पे अनवेदर्ड दिया हुआ है। तो अनवेदर्ड में तुम देखोगे भाई ग्रेनाइट के अंदर Al2O3 तो है ही, तो इसके लिए आपका अनवेदर्ड होगा भी तो Al2O3 प्लस K2O प्लस Na2O का रेशियो लेंगे भी, तो ये जीरो तो नहीं आएगा ना, अनवेदर्ड हो चाहे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये रेशियो में ये जो मॉडल आंसर दे, ये मॉडल फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आपका ये वैल्यू जीरो तो नहीं आ सकता। तो ये बोल रहा है कि जीरो आएगा, तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन ए ही सिर्फ सही होना चाहिए, है ना। फिर ये क्वेश्चन आपको महेंद्र सर करवा देंगे। यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसने लैंग्वेज के साथ खेला है और कुछ नहीं किया है, प्लेड विद द लैंग्वेज ओनली, है ना। क्या बोल रहा है कि एक हाइपोथेटिकल सिनारियो ले लो, ले लिया, एक एलिमेंट वाई है, ठीक है, बोला कि एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है, एक एलिमेंट वाई है जिसके 4 स्टेबल आइसोटॉप है। तो ये वाई है, इसके 4 स्टेबल आइसोटॉप है मेरे पास में, Y197, Y198, Y199 और Y200, ठीक है। ये 4 आइसोटॉप है। बोल रहा है कि आइसोटॉप 190 Y99 जो है ये मेरा क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि भाई ये जो 199Y है ये रेडियोजेनिक है, और किससे बनता है, बीटा माइनस डीके, किसका, कोई एक्स एलिमेंट है X199, है ना। और इस X199 की हाफ लाइफ कितनी है, 3.51 बिलियन ईयर है। अब हो रहा है कि कोई एक इग्नियस रॉक है जिसके जो आपका क्या है, थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्लोज सिस्टम रहा है, जिसके अंदर 3 डिफरेंट मिनरल है PQR। जब वो आपके क्या है, सेम मैग्मा से क्रिस्टलाइज हुए, मतलब कोजेनेटिक है, कोइवल है, तो इसकी एज कितने है, 2 बिलियन ईयर्स है। तो आपको बोला है कि भाई एक रॉक है, इस रॉक के अंदर PQR 3 मिनरल हैं, इस रॉक के अंदर ये रॉक एक ही मैग्मा से बनी है और इसका टाइम कितना है, 2 बिलियन ईयर है ना। अभी तो अपन सिर्फ जो गिवन है वही लिख रहे हैं। और विद इनिशियल x अपॉन वाई का रेशियो, मतलब p इस पूरी रॉक के अंदर x अपॉन वाई का रेशियो देखेंगे, क्योंकि x 199 है, इससे एक बीटा माइनस डी के हो रहा है, इससे आपका क्या बन रहा है, y 199, मतलब x 199 मेरा क्या हो गया, पेरेंट, और इससे डॉटर कौन बन रहा है, y 99, और डी का बीटा माइनस डी के से आपका ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो बोला है कि ये पेरेंट अपॉन जो डॉटर है इसका रेशियो तुमको दे रखा है, 3 मिनरल है, पी के अंदर ये रेशियो तुमको दे रखा है, कितना है भाई, 1.75, 2.05, और आर के अंदर ये दे रखी है 0.75। अब आपको बोला जा रहा है कि भाई बताओ आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रेशियो Y199 Y अपॉन Y200। ये आपका आइसोटॉपिक रेशियोज आ गया। ये वैल्यू आपकी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आपका x डिके करेगा। अब x अपॉन वाई की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगी प्रेजेंट टाइम में, उसके अंदर ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो तुम बोलोगे कि q के अंदर 2.05 वैल्यू है x अपॉन वाई का रेशियो, तो ये x अपॉन वाई जो है ये रेशियो 2.05 q के लिए है, तो प्रेजेंट टाइम में ये x डिके होकर के y बनाएगा। y बनाएगा कौन सा, 199 ही बनाएगा भाई, है ना। तो तुम बोलोगे कि इस q के अंदर आज के टाइम पे ये y का जो रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है भाई, जितना ज़्यादा पेरेंट की न्यूक्लियाई की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपका डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, ये अपन देख चुके हैं। तो आपने बोला कि भाई क्यू का सबसे ज़्यादा होगा। फिर
पी का 1.75 है, आर का 0.75 है, तो आप बोलोगे कि इसके बाद में पी का होगा और उसके बाद में आपका आर का, तो क्यू का सबसे ज़्यादा, पी का इसके बाद में कम और आर का सबसे कम। तो तुम देखोगे भाई क्यू पी आर कौन से में बैठ रहा है, ऑप्शन 3 में बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर लोगे आराम से। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, बस इसकी लैंग्वेज इतनी टिपिकल सी लिख दी इसने कि आप अगर इसको पढ़ने जाओगे और वहां पे समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा घूम जाता है आदमी, है ना। तो शांति से आराम से धीरे धीरे बैठ के पढ़ना है, माथा गर्म नहीं करना है ना। फिर ये क्वेश्चन देखो भाई, ये तो आपका सिंपल सिंपल सा है कि भाई जो भी आपका स्लिप फेस पे एंगल ऑफ इंक्लेशन है वो किस से गवर्न होता है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल से होता है। ये आपको जियोमॉर्फोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ है, सेडिमेंटोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ है, और ये आपको इंजीनियरिंग जियोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ है। फिर ये आपको मैंने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि गेट वाले बच्चे जो है वो क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर देखते नहीं है कि हमें तो गेट देना है ना। कोई तो कारण होगा कि हमने फ्लैगशिप नाम से बना रखा है कि गेट, नेट और जीएसआई प्रीलिम्स एक साथ तुमको तैयारी करनी है, लेकिन वही है कि बच्चा जो है वो क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर टच नहीं करेगा, ओशनोग्राफी के लेक्चर टच नहीं करेगा, क्योंकि मुझे तो गेट देना है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो फिर मिस हो जाते हैं थोड़े से, है ना। अब इसमें तुम देखोगे कि भाई हमें पता है कि भाई जो भी आपका रेन ड्रॉप होती है उसका मास जो है वो रेन ड्रॉप के डायमीटर के क्यूब के बराबर होता है, और जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो आपके डायमीटर के अंडर रूट के बराबर होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के इक्वल्स टू हाफ mv² होती है। तो तुम देखोगे कि इस फॉर्मूले में तुम डायमीटर की टर्म्स में सारी चीज़ें रखोगे तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं, हाफ हटा देते हैं, एम की जगह क्या लिखोगे, डी की पावर 3, और वी की जगह क्या रखोगे, अंडर रूट डी का स्क्वायर। तो आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा 1 और ये 3, तो डी आपका कितना हो जाएगा पावर 4। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए आराम से। अब जिसने पढ़ रखा है उसका तो हो गया होगा ये बहुत आराम से, प्यार से एकदम, और जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आई होगी। फिर ये क्वेश्चन आपको महेंद्र सर करवा देंगे। ये क्वेश्चन लो, अब इसका क्या करें। ये क्वेश्चन मैंने जीएसआई में भी कितनी बार करवाया है, नेट में भी कितनी बार करवाया है, जेम में भी करवाया हुआ है ना। आपने को पता है ये डूनाइट है भाई, ये हर्बुगाइट है, ये वेरलाइट है, ये मेरा लेर्जोलाइट है, ये मेरा ओलिवन वेबस्टराइट है, ये मेरा वेबस्टराइट है, सिंपल है ना। तो तुम बोलोगे कि भाई मेरा एक्स तो क्या जाएगा, लेर्जोलाइट में जाएगा, तो एक्स लेर्जोलाइट सिर्फ एक में दिया हुआ, और ये वाई मेरा ओलिवन वेबस्टराइट में जाएगा, तो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर, है ना। अब यार इतना लड्डू क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हुआ है, क्या कर सकते हैं। फिर सैलम के अंदर आपको मैग्नेसाइट मिलता है, यूरेनियट आपको जादूगढ़ा में मिलता है, यूरेनियम क्ले मिनरल तुमको बीकानेर में मिलते हैं, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट तुमको नौसाई में मिलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैचिंग है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये मैं आपको बोल रहा था कि ये पूछेगा कभी ना कभी, तो तुमको पूछेगा, और केस स्टडी बना बना के मैंने बताया है कि भाई यूरोपियम एनोमली अगर तुमको मिल रही है इसका मतलब उसके अंदर प्लेजियोक्लेस प्रेजेंट है। यूरोपियम एनोमली तुमको नहीं मिल रही है इसका मतलब दो केस स्टडी करी थी कि एक मैग्मा से अपन क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं और क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद में जो रॉक है उसके अंदर यूरोपियम नेगेटिव एनोमली है। इसका मतलब क्या है कि मैग्मा के अंदर रेजिडुअल प्लेजियोक्लेस पड़ा हुआ है, और अगर कोई सोर्स रॉक है उसकी मेल्टिंग करी और मेल्ट के अंदर यूरोपियम नेगेटिव एनोमली मिल रही है, इसका मतलब क्या है, रॉक के अंदर प्लेजियोक्लेस अभी भी इनकॉर्पोरेटेड है, प्लेजियोक्लेस की मेल्टिंग अभी नहीं हुई है ना। तो ये दो केस स्टडी अपन ने करी हुई है, जियोकेमिस्ट्री लेक्चर 11 या 10, चूज द एक्सप्लेनेशन फॉर नेगेटिव यूरोपियम एनोमलीज इन अपर क्रस्टल रॉक्स, है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई दीज रॉक्स आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन, ठीक बात है, तब तक प्लेजियोक्लेस ज़्यादातर आपका क्रिस्टलाइज हो चुका होता है। फिर दीज रॉक्स वर फाउंड बाय द मेल्टिंग ऑफ मेंटल विच वाज ऑलरेडी डिप्लीटेड इन यूरोपियम, ये अपन नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा है कि जो मेल्टिंग हुई है वो डिप्लीटेड मेंटल से हुई है कि नहीं हुई। डिप्लीटेड मेंटल से अगर नहीं बता रहा है और डेप्थ भी नहीं बताई कि किस डेप्थ से हुई है ना, अप टू 30 किलोमीटर की डेप्थ से हुई है कि 75 किलोमीटर की डेप्थ से हुई है, अगर प्लेजियोक्लेस है ही नहीं तो यूरोपियम नहीं मिलेगा। लेकिन आपको डेप्थ नहीं बता रखी, तो डेप्थ नहीं बता रखी और ये भी नहीं बता रखा कि मेल्टिंग जो फर्टाइल मेंटल से हुई है कि डिप्लीटेड मेंटल से हुई है, तो अपन मानने को इसे राजी नहीं होंगे। तो बोला कि ये नहीं बैठेगा भाई, गलत बात है ये। मोस्ट ऑफ द यूरोपियम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अदर मिनरल, अपने को पता है कि यूरोपियम भाई लॉयल है, ये प्लेजियोक्लेस के अलावा कहीं जाता नहीं है। प्लेजियोक्लेस रहेगा तो ही भाई साहब ये घर बनाएंगे, नहीं तो ये घर नहीं बनाते, है ना। तो नहीं, ये तो हम मानबे ही नहीं करें। फिर द मेल्ट रेजिड्यूज कंटेन प्लेजियोक्लेस विच आर इनरिच्ड इन यूरोपियम, ये हो सकता है कि भाई मेल्ट के अंदर ही आपका क्या प्लेजियोक्लेस एज ए रेजिड्यू पड़ा हुआ है
और उसी के अंदर यूरोपियम सारा का सारा रखा है। तो आपका ऑप्शन ए और डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए बहुत अच्छे से सेट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि तुमको ये बोला है कि चूज दी एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशंस, तो उसमें ए ऑप्शन बैठता है कि हाँ भाई रेजिडुअल एंड प्रोडक्ट है मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन में, जहाँ पे आपका प्लेजो क्लेज मोस्टली डिफरेंशिएट होकर के निकल जाता है ना, तो इसलिए वो भी आपका क्या करता है, नेगेटिव यूरोपियम एनोमली इम्पार्ट करता है ना, तो ठीक है, ए और डी आपका आंसर इसका हो जाएगा। फिर विच करेक्टरिस्टिक फीचर एक्सप्लेन द हेमोमेंटल मेंटल कंपोनेंट्स, जियोकेमिस्ट्री लेक्चर 13, प्रेमा, हेमू, इनरिच्ड मेंटल, डिप्लीटेड मेंटल, इनरिच्ड मेंटल 1, इनरिच्ड मेंटल 2, और मैंने आपको स्टोनशियम, न्यूडोमियम और लेड एक ट्राई जंक्शन बनाया था और उसमें प्रेमा बताया था, हेमू बताया था, और हेमू जो है वो आपका इस ट्रायंगुलर डायग्राम में यहाँ कहीं था, और इसकी 3 एक्सिस थी, ये स्टोनशियम वाली, ये न्यूडोमियम वाली और ये लेड वाली। लेड वाली भी कौन सी, लेड 207/204, लेड 206/204, तो 208 वाला उसमें मामला नहीं था। तो आप देखोगे कि भाई ये हेमू यहाँ था जिसके अंदर लेड के रेशियो ज़्यादा रहते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो, मैग्मास डिराइव्ड फ्रॉम दिस रिजर्वायर हैव हाई लेड 208/204 और 206/204, ये नहीं है, 206 208 नहीं है, 207 और 206 है। तो आपका ये हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दिस रिजर्वायर हैव इवॉल्व विद हाई थोरियम ओवर यूरेनियम, थोरियम से आपका 208 बनता है ना, जबकि यूरेनियम से आपका 206 और 207 बनता है। तो बोला कि ना ये नहीं बैठे, ये आपका हाई यूरेनियम और लेड से बना है, बिल्कुल ठीक है। यूरेनियम आपका 235 और 238 आपका 206 और 207 बनाते हैं, और उसकी वजह से आपका वहाँ पे इवोल्यूशन होता ही है, ठीक है। तो आप भी देख लेना भाई। तो ऑप्शन ए एंड डी वुड बी और करेक्ट आंसर, सॉरी बी एंड डी वुड बी और करेक्ट आंसर, ए आपका गलत हो जाएगा। और ये भी जियोकेमिस्ट्री के लेक्चर 13 से आया हुआ है। यूरोपियम सॉरी जो इनरिचमेंट फैक्टर है या न्यूडोमियम इनरिचमेंट है वो भी आपको वहीं से आया है, मतलब जियोकेमिस्ट्री लेक्चर 4 और लेक्चर 13 से आपके जियोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आ गए, है ना। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार, ये इग्निस वाले लेक्चर से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड उठ के आया है। गेट की डीपीटीएस में भी आया है, जीएसआई की डीपीटीएस में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, है ना। और जेडी विंटर में एक टेबल बना रखी है कि भाई कौन सा मैग्मा कहाँ पे नहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, है ना। वो टेबल से इतने सारे क्वेश्चन आपको बना बना करके दिए थे। थोलिटिक बेसाल्ट और एल्कली बेसाल्ट जो है वो मिडोसिनिक रिज में मिलते हैं, ये गलत है, एल्कली बेसाल्ट आपको नहीं मिलेगा। एंडेसाइट आर कॉमनली फाउंड इन कन्वर्जेंट बाउंड्री, बिल्कुल ठीक है, मिल जाता है। थोलिटिक बेसाल्ट एंड एल्कली बेसाल्ट कैन बी बोथ बी एसोसिएटेड विद प्लूम रिलेटेड वोल्केनिज्म, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्केनिक रॉक्स फ्रॉम सबडक्शन जोन्स हैव हाई वोलेटाइल कंटेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपके ऑप्शन बी सी डी वुड बी और करेक्ट आंसर। फिर ये देखो भाई, ये आपको महेंद्र सर करवा देंगे, ये सेडिमेंटोलॉजी में भी करवाया है, मिनरोलॉजी में भी करवाया हुआ है। केओलिनाइट 2 लेड स्ट्रक्चर है आपका, एलाइट और मॉन्टमोरियलाइट आपके 3 लेड स्ट्रक्चर है। और मॉन्टमोरियलाइट के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी आपका करेक्ट है, बी और सी आपका गलत है। फिर ये एनवायरमेंटल जियोलॉजी के लेक्चर 1 का पार्ट है ये, है ना। अब तुमने लेक्चर नहीं देखे होंगे, मैं आई एम श्योर कि तुम गेट की तैयारी कर रहे थे स्ट्रिक्टली, तो तुमने एनवायरनमेंट के लेक्चर नहीं देखे होंगे, और नहीं देखे तो भाई ये क्वेश्चन होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन रिमोट सेंसिंग के लेक्चर देखे होंगे तो महेंद्र सर ने आपको वहाँ पे करवा रखा है, स्टीफन बोल्ट्जमान प्रिंसिपल भी करवा रखा है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी करवा रखा है। तो तुम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमने एनवायरनमेंट के लेक्चर नहीं देखे रखे, रिमोट सेंसिंग के तो देखे होंगे ना। तो यहाँ पे तुम देखो कि भाई अपने को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, उसका सरफेस टेम्परेचर क्या होगा ये डिसाइड करेगा कि उसकी लैम्डा मैक्स क्या होगी। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पे होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता ही है। जैसे हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, एवरेज टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर भी हमारी अर्थ जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करती है ना। तो ऑप्शन ए तो सही है बिल्कुल। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, नहीं, स्टीफन बोल्ट्जमान बोलता है कि भाई टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ऑप्शन गलत, बी गलत हो जाएगा। विंड डिस्प्लेसमेंट लो प्रोवाइड करता है डोमिनेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सही बात है, क्योंकि विंड डिस्प्लेसमेंट लो बोलता है कि भाई आपका सरफेस ये जो 300 माइक्रोमीटर केल्विन अपॉन सरफेस टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, सरफेस टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ये डिसाइड करेगा कि भाई जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी लैम्डा मैक्स क्या होगी। अब जैसे हमारे सन का एवरेज टेम्परेचर सरफेस कितना है भाई, तो 6000 केल्विन है। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे 6000 केल्विन से इसको डिवाइड करेंगे तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, ये आपका 1/2, ये आया 0.5 माइक्रोमीटर,
और ये 0.5 माइक्रोमीटर को आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 5000 माइक्रोमीटर, सॉरी एंगस्ट्रॉम, और ये आपका ग्रीन के कोरेस्पॉन्ड आता है। और ये नेट के एग्जाम में भी आया है, और आज ही मैंने जियो खान एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे क्विज में एक क्वेश्चन डाला है कि जो सन से सोलर रेडिएशन आती है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कौन किसके कोरेस्पॉन्ड होती है, ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आपकी किसके कोरेस्पॉन्ड रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, ग्रीन के कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ये आपका बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप देखेंगे भी गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होती है, एनर्जी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ठीक है क्या, ये ठीक है। तो आपका सही सही कौन से हो जाएंगे भाई, ए सी डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत ही सिंपल है, ओशन एसिडिफिकेशन से डायरेक्ट उठ के आया है। मैंने आपको बताया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है, CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग और आपका डिफॉरेस्टेशन और इन सारी प्रोसेस से आपका क्या हो रहा है भाई, CO2 बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में। वो CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो किधर जाएगा, ओशंस में जाएगा, क्योंकि ओशंस आर द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द CO2। एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 उसका 500 गुना ज़्यादा CO2 कहाँ पे है, ओशनिक वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में है। वो CO2 ओशनिक वाटर के अंदर क्या करता है भाई, H2O से रिएक्ट करता है, H2O के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, तो ये अपना H+ आयन रिलीज करता है। H+ आयन रिलीज करेगा तो बाइकार्बोनेट बनाएगा, और ये बाइकार्बोनेट आपका क्या है, एवरेज पीएच ऑफ ओशनिक वाटर कितनी है, 8.1। इसके ऊपर मैक्सिमम जो कार्बन स्पीसीज मिलती हैं वो कौन सी है, बाइकार्बोनेट। तो ये क्या करता है भाई, अब ये जो H+ आयन रिलीज हुआ है ये क्या करेगा, फर्दर ओशनिक वाटर की पीएच कम करेगा। क्यों? क्योंकि पीएच इक्वल टू क्या होता है भाई, -log-10 H+ आयन। तो यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी पीएच उतनी ही कम होती चली जाएगी, है ना। और CO2 जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपका ये जो कार्बोनेट है ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। फिर और क्या नुकसान है इसका, जो आपके कार्बोनेट्स हैं इसको क्या करेगा, H+ आयन रिएक्ट करके क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट बना देगा। तो हर हाल में क्या होगा, बाइकार्बोनेट तो बढ़ता जाएगा और जो आपके कार्बोनेट्स हैं वो आपके कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि ओवरऑल अगर एवरेज पीएच 8.1 के आसपास है और सैलिनिटी 24 पार्ट्स पर 1000 के आसपास है, तो आपका जो कार्बन की स्पीसीज जो मोस्ट अबंडेंट है वो कौन है, बाइकार्बोनेट है। और ये भी कितनी है, ऑलमोस्ट 91% के आसपास, मतलब मोर देन 90% आपकी कार्बन की स्पीसीज कौन सी होती है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अब आप देख लो भाई, ओशन एसिडिफिकेशन में साफ सुथरा पढ़ाया हुआ है, कराया हुआ है तुमको ये सब। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन बोल रहा है कि राइज इन सी वाटर पीएच एंड सी सरफेस टेम्परेचर। तो आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी लिंक्ड टू राइज इन CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो आपका राइज इन सी वाटर पीएच थोड़ी होगा, ये तो गलत है, पीएच थोड़ी बढ़ेगी, पीएच तो घटेगी। तो डिक्रीज इन सी वाटर पीएच सही बात है, इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन बी वुड बी और करेक्ट आंसर। फिर आपका ये ऑप्शंस मतलब एक से ज़्यादा इसमें सही होगा क्या, हाँ देखो, वार्मिंग ऑफ सरफेस ओशन वाटर एंड डिक्रीज इन कार्बोनेट आयंस, डिक्रीज इन कार्बोनेट आयंस एंड वार्मिंग ऑफ सरफेस ओशन, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। फिर डिक्रीज इन सी वाटर पीएच ठीक बात है, एंड डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट ये तो गलत है। तो आपका बी एंड सी योर करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसका। फिर आप ये देखो भाई, ये तो सिंपल सा हाइड्रोलॉजी का न्यूमेरिकल है। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कोर है जिसका डायमीटर कितना 4 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ कितनी है 35.81 सेंटीमीटर है। और आपको बोल रहा है कि कोर हेड इनिशियल वेट कितना है 1000 ग्राम, और ड्राई करेंगे तो इसका वेट कितना रिड्यूस हो रहा है 133.75 रिड्यूस हो गया। कोर का वॉइड रेशियो ये है, तो बोलो कि एवरेज डेंसिटी ऑफ सेडिमेंट पूछा है, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ सेडिमेंट निकाल लेते हैं अपन। क्या होता है भाई, टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका, टोटल वॉल्यूम निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, सिलेंड्रिकल शेप है तो πr² से आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो 3.14 इंटू डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 35.81 से। तो क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेशन कर लिया तो इसका लगभग 450 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल्यूम वी टोटल, है ना, वी टोटल आपका ये आएगा। फिर आपको बोल रहा है कि भाई एवरेज डेंसिटी निकालनी है, तब एवरेज डेंसिटी निकालने के लिए अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ड्राइड कंडीशन में मास कितना है, तो टोटल मास 1000 ग्राम दे रखा है, तो ड्राइड में लॉस कितना हुआ 133.75 का। तो आप बोलोगे कि भाई ड्राइड मास कितना हो जाएगा, ड्राइड मास आपका हो गया
1000 माइनस 133.75, ये कितना आया? 866.25 आ जाएगा ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास में ड्राइड जब कंडीशंस होगी तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है, क्योंकि भाई वॉल्यूम भी तो लॉस होगा, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन अब आपको टोटल एवरेज डेंसिटी निकालनी है सेडिमेंट्स की, तो वॉइड्स का तो अपन क्या करेंगे, तो वॉइड्स को तो बल्क डेंसिटी तो निकालनी नहीं है, तो वो अपने को हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटाएंगे, उसके लिए वॉइड रेशियो दे रखा है। वॉइड रेशियो क्या होता है, वी वी अपॉन वी एस इक्वल टू ई। तो यहाँ पे अपने पास में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो है नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के लिए क्या करें, वी वी इक्वल टू ए इंटू वी एस कर देते हैं, कर दिया। अब अपने पास में वी बी इक्वल टू क्या होता है, वी बी प्लस वी एस, तो यहाँ वी बी की जगह क्या लिख दें, ए इंटू वी एस लिख दें। वी बी इक्वल टू वी ई इंटू वी एस प्लस वी एस, तो वी एस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ई आ जाएगा इक्वल टू वी बी हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के लिए तो बल्क वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। अब वॉइड रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी बी टोटल कितना हो गया 450 सेंटीमीटर क्यूब, 1 प्लस ये वॉइड रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.42857, 0.42857। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, कितना आ रहा है, एक सेकंड मैंने कैलकुलेशन करी हुई है, मैं देख के बता देता हूँ है ना, ताकि अपना टाइम बच जाए थोड़ा सा। ये कितना आ रहा है यार, अच्छा मैंने भी यहाँ से सीधा डिवाइड ही कर दिया था, 315 के आसपास है क्या, देखना इसको सिर्फ देखना कितना आ रहा है, 450 अपॉन 1.42857, कितना आ रहा है दोबारा देख यार, 1.42857, 315 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब अपने को डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी के लिए आप क्या करेंगे, मास ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। तो मास ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 8 कितना आया अभी अपन ने किया ना 866 866.25 डिवाइडेड बाई 315, देखना कितना आ रहा है 2.75, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है क्या आंसर आपको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो 2.75 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपको बोल रहा है कि भाई नॉर्मल फॉल्ट है, ये तो आपको महेंद्र सर करवा देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आई लव्ड इट, ये इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया है ना यार, मज़ा आ गया। देखने पे वन कंपोनेंट सिस्टम लगता है ना, लेकिन इन्होंने डिफाइन कर रखा है पूरा। यहाँ पे बोल रहा है कि ये आइसोकेमिकल फेज डायग्राम है, और बोल रहा है कि पीटी पाथ में वेरिएंस निकालो एट पीक मेटामॉर्फिज्म। अब मैंने आपको पीटीटी पाथ में जब करवाया था, प्रेशर टेम्परेचर टाइम पाथ जब अपन ने किया था, तो हमने बोला था कि पीक ऑफ मेटामॉर्फिज्म आपको कब मिलेगा, टी मैक्स पे, जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तब आपको पीक ऑफ मेटामॉर्फिज्म मिलेगा। अब इस पूरे कर्व में, ये जो कर्व जा रहा है, इस पूरे कर्व में पीक ऑफ मेटामॉर्फिज्म तुमको कहाँ मिलेगा, तो तुम बोलोगे कि भाई ये यहाँ कहीं मिलेगा, टी मैक्स यहाँ है, इसके बाद में क्या हो गया, कम होने लग गया, तो ये पूरा पाथ आ गया। तो बोले कि इस जगह पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है। तो तुम देखोगे कि भाई यहाँ पे तुमने देखा है कि यार ये स्टेबिलिटी फील्ड किस किस का अलग अलग है ना, तो तुमने देखा है कि भाई इस पॉइंट पे आपके फेजेस कौन कौन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई फेज कौन है, यहाँ पे तो प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे प्रेशर है। तो तुमने देखा है कि भाई केमिकल सिस्टम डिफाइन कर रखा है, K2O FeO MgO L23 SiO2 H2O TiO2 और Fe2O3। तो कंपोनेंट कितने हो गए इस सिस्टम के लिए, आपने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस K के ऊपर तुमको फेजेस कौन कौन से दे रखे हैं, ये यहाँ जानकारी दी हुई है। तो K के ऊपर फेज कौन कौन है भाई, गार्नेट, सिलेमनाइट, कोर्डिराइट, क्वार्ट्ज और लिक्विड। तो कितने फेज हो गए, 3 2 5 फेज हो गए, और कंपोनेंट कितने हैं आपके 8। तो P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 2 माइनस आर। तो अब यहाँ पे आपके टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंटली वेरिएबल हैं, तो इसलिए अपन R की वैल्यू 0 ले लेंगे। यहाँ पे तुमने बोला कि F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
और P की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 5, F की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू कितनी है 8 + 2, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 - 5 5। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है यार, मतलब जिस भी प्रोफेसर साहब ने ये बनाया है, यू हैव माई रेस्पेक्ट भाई। क्या मतलब कितना दिमाग लगाया और कितनी डिटेल्स दी हैं यार इस क्वेश्चन में, है गजब। फिर ये क्वेश्चन आपको महेंद्र साहब करवा देंगे। ये क्वेश्चन देखो, सेकुलर इक्विलिब्रियम पे पूछा है, और मेटामॉर्फिक के लेक्चर 1 में मैंने सेकुलर इक्विलिब्रियम तुमको अलग से करवाया हुआ है ना। रेडियो एक्टिविटी में ये मिस हो गया था मेरे से, तो मैंने मेटामॉर्फिक के लेक्चर में करवा रखा है तुमको। और मैंने जेम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल आया था, वो भी सोल्व करवाया था, और मैंने बोला था कि जेम में आ गया, गेट में जरूर आएगा ये कभी ना कभी। जेम में शायद 2023 में आया था, लो 2025 में गेट में आ गया भाई, है ना। और ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन अब ये जो गेट में आया है ना, अब तुम देखना कि 1-2 साल बाद में सिमिलर पैटर्न पे तुमको क्वेश्चन जेम में भी देखने को मिल जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई थोरियम और ये आपका Ra226 जो है वो आपका इंटरमीडिएट न्यूक्लियाइड्स हैं किसके, यूरेनियम 238 और लेड 206 के। हाफ लाइफ इनका क्या है 238, थोरियम 230, और इनका Ra226 की हाफ लाइफ कितनी है 4.47 बिलियन, 75,000 ईयर्स और 1600 ईयर्स। आपको बोल रहा है कि सेकुलर इक्विलिब्रियम पे जब एक्टिविटीज इक्वल रहेंगी तो यूरेनियम के 10 बिलियन एटम्स प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम्स Ra के कितने प्रेजेंट होंगे सेकुलर इक्विलिब्रियम में। तो सेकुलर इक्विलिब्रियम का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि डॉटर अपॉन पेरेंट इक्वल्स टू हाफ लाइफ ऑफ डॉटर अपॉन हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट। ये सिंपल सा फॉर्मूला बताया। यहाँ पे आपका डॉटर न्यूक्लियाइड कौन है Ra, है ना, और पेरेंट कौन है यूरेनियम। यहाँ पे आपकी हाफ लाइफ कितनी है 1600 ईयर, और यहाँ पे आपकी हाफ लाइफ कितनी है 4.47 बिलियन ईयर का, मतलब 10⁹ अब यहाँ पे आप देखो भाई, मुझे ये Ra का नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, सिंपल सा एक सिंपल लगा दें। Ra के लिए आप क्या करेंगे 1600 मल्टीप्लाइड बाय यूरेनियम के एटम कितने हैं 10 बिलियन है, तो 10 × 10⁹ एटम्स अपॉन 4.47 × 10⁹ 10⁹ से ये कैंसिल हो गया, ये 16,000 है, ये 4.47 से इसको डिवाइड करेंगे, करना 16,000 को 4.47 से डिवाइड करना कितना आ रहा है 4.47 36,3579.4, यह आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल आपका आंसर है। अब जो जब ये जेम में आया था ये सेकुलर इक्विलिब्रियम पे, तब मोलर में दे रखा, मोल में दे रखा, तो अपने को एवोगाड्रो नंबर भी लगाना पड़ा था उसमें, वो थोड़ा सा और ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल था, ये थोड़ा सा सिंपल वर्जन है उसका। ये न्यूमेरिकल देखो भाई, मिनरलोजी में जब अपन मोल कंसेप्ट समझते हैं वहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ, है ना, कि आपको बनाना है कोई भी एक गार्नेट का एलिमेंट। क्वेश्चन पढ़ो, फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द मिनरल केमिस्ट्री ऑफ गार्नेट, ठीक है। ऑल ऑक्साइड्स आर इन वेट परसेंटेज, ये ऑक्साइड सारे वेट परसेंटेज में दे रखे हैं। आपको बोल रहा है कि भाई, और कैटायंस इन एटम्स पर फॉर्मूला यूनिट दे रखी है, ये एटम्स पर फॉर्मूला यूनिट दे रखी है, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन दे रखे हैं 12 कि 12 के बेसिस पे लेना है। तो बोल रहा है कि कंसिडर Fe एज आयरन टोटल, और Fe3+ की वैल्यू 0 है, और एक्स पायरोप जो है उसके अंदर बताओ कि इस गार्नेट के अंदर एक्स पायरोप कितना है, मतलब यही तो पूछ रहा है। तो पायरोप का फॉर्मूला क्या होता है Mg3Al2Si3O12, ये 12 ऑक्सीजन के बेसिस पे आ गया। अब हम बोलते हैं कि भाई मेरा ये पूरा पायरोप होता तो मैग्नीशियम के एटम कितने होते 3, लेकिन तुमको मैग्नीशियम के एटम कितने दे रखे हैं, ये MgO यहाँ रहा, और मैग्नीशियम के एटम कितने दे रखे हैं 1.221। तो इस गार्नेट के अंदर पायरोप का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो आपका प्योर पायरोप होता तो कितने होते 3, है कितना 1.22, किसका 3 का। और ये सिमिलर क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, 0.407 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, और ये मैंने गेट के न्यूमेरिकल में भी करवा रखा है, जेम के न्यूमेरिकल में भी करवा रखा है, नेट के न्यूमेरिकल में भी करवा रखा है। मतलब ये क्वेश्चन इतना भयानक दिख जरूर रहा है। आपका कीवर्ड था एटम्स पर फॉर्मूला यूनिट, और तुमको ये पायरोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और सिंपल आपका आंसर आ जाता, ठीक है।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपका बाकी के जो क्वेश्चन है वो महेंद्र साहब आपको करवा देंगे। पेपर का लेवल कैसा था? अच्छा था, है ना। एमएसक्यू की वजह से जो ओवरऑल कट ऑफ है वो कम जाएगी। टॉपर भी जो है उसके मार्क्स जो है मेरे ख्याल से 75 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, है ना। और जिसके भी 50 या जिसके भी 45 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ठीक ठाक रैंक तुम्हारी आ सकती है, ठीक है। बाकी की बातें करते रहेंगे, है ना। आओ सर। तो हाँ जी, वेलकम बैक। आपके फैजल सर ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन देखेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर बस सिंपल सा अपने को यही ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो डायरेक्ट हमारे पढ़ाए हुए में से, मैं ये मान सकता हूँ कि मुश्किल से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं, या 4-5 क्वेश्चंस मान लेते हैं जो अपने पढ़ाए में से बाहर हो सकते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस अपने पास में हो सकते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट डीपीटीएस में से अपने एग्जाम जो नोटबुक है क्लास में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये फ्री फोकट के नंबर तुम लोगों को दिए हुए हैं। क्या बोला है? ए टाइप ऑफ द फोल्ड विच रिलेटिवली शार्प एंड एंगुलर एट द सिन फॉर्म एंड एंटीफॉर्म हिंज। जब आपका एंगुलर हिंज जोन होगा तो उसको अपन सिंपल सा शेवरॉन फोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोफिजिकल मेथड कैन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द डीप अर्थ स्ट्रक्चर। ये जियोफिजिक्स का क्वेश्चन है, फिर भी जनरल जियोलॉजी के अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सेस्मिक जो मेथड्स होता है उसी की हेल्प से अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अपन रीड करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको फैजल सर ने करवा चुके हैं, है ना। ये रहा क्वेश्चन अपने पास में जनरल जियोलॉजी के अंदर जो अपन पढ़ते हैं फ्लूवियल सिस्टम, उसकी जो हायरार्की है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? ए वाटरशेड हैज एन एरिया, एरिया अपने पास में कितना गिवन है? दैट इज द 74 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। The stream network within this watershed consist of the 3 different stream order, यानी अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है। द स्ट्रीम लेंथ इन द इच ऑर्डर आर एज द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑर्डर की ये लेंथ है, सेकंड की ये, थर्ड की ये। अपने को क्या पूछा है? द ड्रेनेज डेंसिटी। द ड्रेनेज डेंसिटी is defined as the sum of the all length all order of the stream divided by the area of the drainage basin। इसकी कुछ नहीं करना, आपको लेंथ को सम करना है। दैट इज द 3 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर। ये जितनी भी अपने पास में लेंथ लिखी हुई है फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास में टोटल लेंथ आ जाएगी। दैट इज द 81.5 समथिंग, या नहीं, 81.5 डिवाइडेड बाय द एरिया जो कि कितना है अपने पास में 74 किलोमीटर स्क्वायर। लेंथ किलोमीटर के अंदर ही, आंसर अपने को किलोमीटर अपॉन किलोमीटर स्क्वायर के अंदर चाहिए। डिवाइड कर देंगे तो सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा? 1.101 किलोमीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर स्क्वायर, है ना। बस कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको फैजल सर ने ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना। कुछ नहीं, सिंपल सा, इतना इजी क्वेश्चंस देखिए, ये आप देखते ही आप पहचानेंगे कि ये डायग्राम वायग्राम देके बस डराया हुआ है, और भी कुछ नहीं पूछा है। क्या लिखा हुआ है? कंसिडर द टू इंटरसेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट स्ट्राइकिंग एंड साउथ ईस्ट डिपिंग डाइक्स y1 एंड y2। ध्यान रखिएगा, पहला जो अपने पास में आपका जो y1 है, जो डाइक, उसका स्ट्राइक किधर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, है ना। जो सेकंड है वो किस डायरेक्शन के अंदर अपने पास में डिपिंग कर रहा है? साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, यानी दोनों ऑलमोस्ट अपने पास में नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के ऊपर में उनका स्ट्राइक और डिप डायरेक्शन अपने को दिया हुआ है। नाउ अपने पास में क्या लिखा है? विच आर एक्सपोज्ड ऑन ए ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग वर्टिकल वॉल। यानी हम जो ये वॉल बना रखा है, ये हमने किधर बना रखा है? ईस्ट वेस्ट के अंदर। लाइक ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये जो डाइक्स है इनका स्ट्राइक नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में, और डिप किधर कर रही है? ये साउथ ईस्ट के अंदर, है ना। तो ये जो दोनों वॉल है वो ईस्ट के साथ में एंगल कितना बनाएगी? ईस्ट वेस्ट के साथ में। अगर यहां से देखो कि मैं एक हॉरिजॉन्टल टॉप व्यू से अगर इसको देखना चाहूँ तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर ये जो अपनी जो दोनों डाइक्स है वो किस डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रही है? कुछ इस तरीके से, नॉर्थ ईस्ट, है ना। और ये डिप कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, है ना। और अब मैं चेक कर रहा हूं इनका वर्टिकल सेक्शन ईस्ट वेस्ट के अंदर, तो मेरे पास में क्या देखने को मिलेगा? अपर एंड डिप देखने को मिलेगा इनका, है ना। ट्रू डिप किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, है ना। तो भैया ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसके परपेंडिकुलर जो सेक्शन होगा
उस सेक्शन के अंदर हम चेक करेंगे तो मेरे को ट्रू डिप देखने को मिलेगा। अदरवाइज किसी भी सेक्शन में चले जाएं अपन तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, अपरेंट डिप देखने को मिलेगा। है या नहीं? कुछ नहीं क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द पी वेव टू द एस वेव वेलोसिटी वीपी अपॉन वी एस विद इन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द, देखिए वेलोसिटी ऑफ पी वेव का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 4/3 म्यू प्लस, वी एस का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ एस वेव का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट म्यू अपॉन रो, है ना, यहाँ पे भी रो लगाना है, डिवाइड में रो लिखना है अपने को, ठीक है। जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, है ना, तो दोनों का रेशियो में क्या हो जाएगा, वीपी अपॉन वी एस, तो रो से तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, म्यू एंड के ही तो बचेगा, है ना। तो इट मींस इट्स डिपेंड्स अपॉन द बल्क मॉड्यूलस के एंड शेयर मॉड्यूलस म्यू के ऊपर में डिपेंड करेगा, है ना। डेंसिटी तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द 3 पिक्सल पी क्यू आर इन एन इमेज आर करेक्टराइज्ड बाय द एनडीवीआई वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ +0.84 +0.01 एंड -0.89 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। जब भी अपन एनडीवीआई का क्लासिफिकेशन रिमोट सेंसिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है ना, स्पेशली हमारे पास में वाटर बॉडी और वेजिटेशंस के लिए अपन करते हैं, दोनों को सेपरेटली हम देख पाए, है ना। वहां पे मैंने एनडीवीआई का क्लासिफिकेशन का जो फॉर्मूला लिखाया था उसके अंदर आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि अगर कभी भी एनडीवीआई की वैल्यू पॉजिटिव आती है, हायर वैल्यू आती है, तो वो इंडिकेट करती है वेजिटेशंस को, नेगेटिव के अंदर लोअर वैल्यू आती है वो इंडिकेट करती है वाटर बॉडी को, एंड ऑलमोस्ट जीरो के पास वैल्यू जो आती है वो इंडिकेट करती है आपके जो बैरन यानी सूखा जो बंजर जमीन होते हैं उसको आपका इंडिकेट करती है, ध्यान रखिएगा, है ना। वही सेम टू सेम हायर वैल्यू का अपने पास में 0.84 है तो ये आपका क्या इंडिकेट करेगा, यानी पी पॉइंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, वेजिटेशन कवर हो जाएगा। जो आपके पास में ऑलमोस्ट जीरो के पास में जो वैल्यू है दैट इज द 0.01, है ना, ये अपने पास में बैरन लैंड हो जाएगा। जो नेगेटिव वैल्यू है वो अपने पास में वाटर कवर को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, P इज फॉर वेजिटेशन एंड Q इज फॉर बैरन लैंड, तो ये तो ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। Q इज फॉर वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के लिए नहीं है, Q आपका किसके लिए, बैरन लैंड के लिए है। Q इज फॉर द बैरन लैंड एंड R इज फॉर द वाटर बॉडी, तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। P इज फॉर वेजिटेशन नहीं है, P तो आपके किसके, सॉरी, P इज वेजिटेशन एंड Q इज फॉर वाटर बॉडी, Q नहीं है, वो Q किसके लिए है आपके पास में, बैरन लैंड के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस भी आपको करवा, जियो फिजिक्स का सिंपल सा आयरन का मिनरलाइजेशन है ना। मैंने खुद जनरल जियोलॉजी के अंदर आप लोगों को बताया है कि जब भी अपने पास में हैवी जो अपने पास में डेंसिटी वाले मिनरल्स होते हैं, क्योंकि आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सब सरफेस जो अपने को नियर अर्थ सरफेस का जो डेंसिटी होता है उससे, है ना, तो अपन बॉगर एनोमली से इसको पहचानेंगे। अब आयरन एक आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबल मिनरल है, तो अपने पास में मैग्नेटिक एनोमली से भी उसका अपन क्या करेंगे, उसको अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ये हमारे डायरेक्ट क्लास में और टेस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये मेरे पास में मदर अर्थ है ना, तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक पोल हो जाएगा नॉर्थ और साउथ पोल, है ना। यहाँ पर मेरे को अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर देखने को मिलेगा। एट इक्वेटर जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो कैसी होती है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, मींस हॉरिजॉन्टल होती है ना। एट द पोलर रीजन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस होती है ना। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एट द इक्वेटर एंड वर्टिकल एट द पोल, ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर, या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चंस क्या है, if the lowest dn value in a image of 10-bit radiometric resolution is 0, है ना, आपका लोवेस्ट डीएन वैल्यू हमारे पास में 0 है, देन द मैक्सिमम डीएन वैल्यू ऑफ द इमेज, मैंने आपको बताया कि 2 की पावर अपन x से किसी भी इमेज की रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन को बताते हैं। x इज द बिट ऑफ इमेजरी, यहाँ पे अपने को दे रखा है कि 10 बिट का इमेजरी है, यानी 2 की पावर 10 जो कि कितना होता है 1024 होता है। तो टोटल हमारे पास में 1024 आपके क्या होंगे, हम एनर्जी लेवल्स को, वेरिएशंस को रीड कर पाएंगे। इन 1024 में से एक एनर्जी लेवल वेरिएशंस 0 है,
जो कि लोवेस्ट है। तो हाईएस्ट कौन सा होगा, 1023 होगा, तभी तो इन सब का सम कितना होगा, टोटल आपके एनर्जी वेरिएशंस कितने को रीड करेंगे हम, 1024 को, एक जीरो हो गया तो हाईएस्ट वाला कितना हो जाएगा, 1023 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ये तो भी डायरेक्ट तुमको क्लास के अंदर आपको बता रखा रिमोट सेंसिंग के। ये क्वेश्चन है 26, है ना। ये वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। बस इसके अंदर आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि अपने पास में पूछा क्या है, द हिल स्लोप इज shown below if the area over the failure plane is 50 मीटर, यानी एरिया अपने पास में कितना है, 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है, एंड द वेट ऑफ द हिल स्लोप मटेरियल, अपने पास में वेट कितना दे रखा है, 2000 टन, टन को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 जीरो और लगा लेते हैं, किलोग्राम लिख लेते हैं, है ना। इतना हमारे पास में यहाँ पर इस मटेरियल का वेट है। नाउ अपन चेक करेंगे कि जो आपके इस मटेरियल की वजह से सेंटर की तरफ में जो फोर्सेस लगेंगे, है ना, F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए अपन जी ले लेंगे, तो मास तो हमारे साथ में है, इसी के साथ में अपन यहाँ से इसको अपन फोर्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो साथ ही साथ में अपन 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भैया इतना टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ये आपका क्या लगाएगी, फोर्सेस लगाएगी। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर दिस फेल्योर इन द ड्राई कंडीशन इज, है ना, अपने को बताना है। यहां पर अपने पास में क्या दे रखा है कि कोहेशन का जो वैल्यू है, कोहेशन अलोंग द फेल्योर प्लेन इज 196 किलो पास्कल, किलो के लिए हटा के मैं 3 जीरो लगा के यहाँ पे पास्कल लिख देता हूँ, है ना। द फेल्योर डिप ऑफ द फेल्योर प्लेन, जिसको अपन डेल्टा बोल के यहाँ पर 60 डिग्री से ऑलरेडी अपने पास में मेंशन कर रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री, ये सारी चीजें गिवन है ना। एंड द इंटरनल फ्रिक्शनल एंगल दैट इज द फाई, जिसका वैल्यू अपने को 30 डिग्री गिवन है ना। नाउ अपने को बताना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच विल बी इक्वल्स टू एफ फोर्सेस, जो आपका क्या करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा डिवाइडेड बाय द फोर्सेस विच ड्राइव, ध्यान रखिएगा, है ना, जो आपके क्या करेगा, फेलियर को ड्राइव करने का कोशिश करेगा, है ना। ना यहाँ पर अपन चेक करेंगे कि इस पूरे एरिया के अंदर जो रेजिस्टेंट शो करने वाला जो फोर्सेज है वो कौन सा है, और ड्राइव करने का, देखिए शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है या नहीं, तो शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, इस फेलियर को ड्राइव करने का कोशिश करेगा कि भाई जल्दी से जल्दी इस डायरेक्शन में हो जाए, है ना। तो शियर स्ट्रेस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, टाउ, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, जब अपने इंटरनल फ्रिक्शन एंड कोहेशन की टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस tan फाई प्लस सी, स्ट्रक्चर जियोलॉजी के अंदर कूलम्ब्स क्राइटेरिया के अंदर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही लिखाया था मैंने, है ना, जहां से अपन टाउ को कैलकुलेट करते हैं। प्लस यहां से देखो कि ये जो रॉक बॉडी है, इस रॉक बॉडी का वेट इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहां पर अपने पास में क्या होगा, इसका जो एक कंपोनेंट अलोंग दिस सरफेस लगेगा वो इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो जो फोर्सेस होगा, वो फोर्सेस आपका कौन सा होगा, इसके ऊपर में अपने पास में रेजिस्टेंट फोर्सेस होगा। रेजिस्टेंट फोर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा कि जो इस सरफेस के अलोंग डब्ल्यू का कंपोनेंट लगेगा। अब डब्ल्यू का कंपोनेंट वो है कौन सा, अपन इसको चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ ये जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास में फोर्सेस जो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जो इसको रेजिस्टेंट करेगी, उस रेजिस्टेंट फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी अपन कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये एंगल अगर 60 है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा, है ना, बाय जियोमेट्री, है ना। अब ये 60 है, इस डायरेक्शन में अपने पास में W फोर्स लग रहा है, तो यहां से नॉर्मल स्ट्रेस, यानी नॉर्मल स्ट्रेस का हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगा, W साइन लगेगा या कॉस लगेगा, साथ वाली साइड है ना, तो कॉस थीटा लगेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। कॉस 60 डिवाइडेड बाई स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स, यानी इतना तो फोर्स लगेगा, डिवाइडेड बाई एरिया, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इतना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, उसका ये वाला फोर्स कंपोनेंट नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा ओवर द एरिया ए, है ना। वहीं पर ही इसके ऊपर में अलोंग द सरफेस जो फोर्स एक्ट करेगा, जिसको अपन रेजिस्टिंग फोर्स बोलेंगे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सा W साइन 60 डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि ये आपके क्या होगा, आपके अलोंग द एरिया ए आपका एक्ट करेगा, ध्यान रखिए, उसी के दोनों कंपोनेंट को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है ना। तो यहाँ से हमारे पास में इस RF की तो वैल्यू आ चुकी है, जो इस आपके एरिया के अंदर अपने पास में क्या शो करेगा, आपका रेजिस्टेंस शो करेगा, उसकी वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। और ड्राइविंग फोर्सेज आपके कौन सी हो जाएगी, शियर स्ट्रेस, यानी मैं यहाँ पर टाउ लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। तो
इस वैल्यू के अंदर अपने को टाउ का डिवाइड करना है। तो टाउ अपन यहां से देखेंगे तो टाउ की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सिंपल सा कि नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज द डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू, फिर अपने पास में कॉस, कॉस ही है ना, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हमने क्या लिखा, कॉस 60 डिवाइडेड बाई ए tan 30 प्लस प्लस हमको क्या करना है 196 ट्रिपल जीरो पास्कल, है ना। ये सारी चीजें अपने को गिवन है ना। W की वैल्यू 2000, 3 जीरो हमने और लगा लिए केजी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और इसको 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। 1030 कितना होता है भैया, 1/√3 होता है ना। इसको डिवाइड कर देंगे अपन 50 मीटर स्क्वायर से। इसके अंदर अपने को ऐड करना है जो क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले में गिवन है 196,000 पास्कल को, है ना। ऑल ओवर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3 कितना आएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूं कितना है, कैलकुलेशन 392.60 किलो पास्कल, है ना, यानी 3 जीरो इसके साथ में और है ना। ये हमारे पास में आ जाएगा टाउ की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, है ना, जो शियर स्ट्रेस यहाँ पर आपका एक्ट करेगा, है ना। यहाँ पर अपने पास में ये जो अपने पास में रजिस्टिंग फोर्स है, इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 2000, 3 जीरो और लगा देंगे केजी के लिए, है ना, टन को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के लिए, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लगा देंगे W को अंदर फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, एरिया कितना है इस पूरे का 50 मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा 339.80 किलो पास्कल, है ना। बाकी तो कुछ नहीं करना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर हमने क्या निकाला था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपके पास में रजिस्टिंग फोर्सेस है उसके अंदर अपन डिवाइड करेंगे 339.80 किलो पास्कल। इसके अंदर सिंपल सा डिवाइड किसका कर देंगे अपन, जो यहाँ पे शियर स्ट्रेस है दैट इज द, कितना है शियर स्ट्रेस 392.60 किलो पास्कल का। इसका जो आंसर आएगा वो आपका किलो पास्कल से तो किलो पास्कल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो बच जाएगा। हमारे पास में आपका आंसर आ जाएगा 0.8655, है ना, समथिंग दिस, ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चंस ये एक थोड़ा सा अपन ट्रिकी क्वेश्चंस मान सकते हैं। इसके अलावा एक भी क्वेश्चंस स्ट्रक्चर, रिमोट सेंसिंग, इंजीनियरिंग, जनरल जियोलॉजी, जियोडायनामिक्स, इससे एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं था। एक दो फैजल सर के साथ में होंगे, एक आधा क्वेश्चंस, अगर उनको हटा भी दें 3-4 क्वेश्चंस को, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस अपने सामने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी अपने क्वेश्चंस फैजल सर ने आप लोगों को करवा ही दिए होंगे, इजी क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको पूछा हुआ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे पूछा हुआ है ना। फिर कौन से क्वेश्चंस बच गए हैं, हाँ ये वाला देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको ये डायग्राम देके इतना डराने का कोशिश करेगा, बट इतना इजी क्वेश्चन है ना। हमने आपको क्या बताया, क्या क्वेश्चन क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर इन द जियोलॉजिकल मैप, है ना। अब देखिए कि इस तरीके से हमारे पास में ये कंटूर्स बने हुए हैं, है ना। ये ग्रीन कलर से मैं इस कंटूर को आप लोगों को हाईलाइट करने के लिए बना देता हूँ एक बार और, है ना। ये डिफरेंट वैल्यू के कंटूर्स बना रखे हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से, ये ग्रीन की जगह रेड हो गया क्या, तो रेड एंड ग्रीन से अपन कंटूर्स को बना लेते हैं। अल्ले भैया एक सेकंड दीजिए, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने क्या था कि हम हाईलाइट कर रहे थे कि जो हमारा बेडिंग प्लेन है आप लोगों को इजीली विजिबल है ना, कि भैया ये तो मेरे पास में क्या है, कंटूर्स है रेड कलर का, है ना। ये रेड कलर के कंटूर आ गए, है ना, ये रेड कलर के कंटूर आ गए। मैं एक दो कंटूर को इस तरीके से हाईलाइट करता हूँ आप, ताकि आप लोग इजीली इसको समझ पाए डायग्राम को, है ना। ये हमारे पास में कंटूर आ गए रेड कलर के। यहाँ पर बेडिंग प्लेन को मार्क कर रहा हूँ मैं, है ना। आप देखोगे एक बेडिंग प्लेन ये रहा, यहाँ पर बेडिंग प्लेन है, ये भी बेडिंग प्लेन है, ये भी बेडिंग प्लेन। इसका मतलब कंटूर्स एंड बेडिंग प्लेन सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। कंटूर है वो बेडिंग प्लेन के आपके कैसे हैं, सेम पैटर्न के ऊपर में, विच इंडिकेट्स कंटूर कैसे होते हैं हॉरिजॉन्टल, तो बेडिंग प्लेन भी कैसा होगा हॉरिजॉन्टल, या नहीं।
अगर कभी भी बेडिंग प्लेन कंटूर के पैरेलल होता है तो हम वहां पर क्या बोलते हैं कि बेडिंग प्लेन्स कैसे हैं, कंटूर के कैसे हैं, पैरेलल। आपके वी रूल के अंदर भी यही सेम स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। जो हमने मैप वाले क्वेश्चंस किए थे वहां पर भी यही आपको सेम टू सेम रूल मैंने आपको बताया था। और जब हमने ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा था मैप वाला पोर्शन, तो वहां पे मैंने एक दो फैक्ट लिखाए थे, वहां पर भी यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। जब भी हमारा बेडिंग प्लेन कंटूर के पैरेलल होता है तो क्या इंडिकेट करता है कि कंटूर प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल, तो बेडिंग प्लेन भी कैसा होगा, आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना। यहां से अपन देखते हैं अपने पास में क्या क्या ऑप्शन है। द हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्री बेड्स अबाउट द बेसॉल्ट बेसमेंट। आप देखोगे कि ये जो व्हाइट वाला यानी साइड वाला जो पोर्शन है वो बेसॉल्ट है, इसके ऊपर में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ये हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस है, और ये आपके कैसे सेडिमेंट्री सीक्वेंस है, और ये कैसे हॉरिजॉन्टल है। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। एंटीक्लाइन कंसिस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड बेसॉल्ट। एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे है ही नहीं, ना ही यहाँ पर सिंक्लाइन स्ट्रक्चर है, ना ही यहाँ पर स्टीपली डिपिंग स्ट्रक्चर है ना। तो सिंपल सा ये ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज हेलिकल फ्लो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोलिंग रिवर डायनामिक्स एंड चैनल मॉर्फोलॉजी। हेलिकल फ्लो बेसिकली होता किसके अंदर है, मीएंडरिंग के अंदर होता है, बस है या नहीं। इतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन है, ये नॉन स्टेटिग्राफी वाले स्टूडेंट भी इजीली कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई समझने की जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट करेक्ट फॉर द स्टेटिग्राफी ऑफ हिमालयाज, है ना। अपने को बताना है, पूछा क्या क्या है, द टेथियन सेडिमेंट सीक्वेंस रॉक्स आर ऑफ द प्री कैम्ब्रियन एज, है ना। कि जब अपन हिमालयन सेडिमेंट्स की बात करते हैं तो हिमालयन सेडिमेंट्स के अंदर जो टेथियन सेडिमेंट्स है ना, क्या हुआ, इसको पॉज कर दो, हाँ जी, है ना। चलिए अपने के पास में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ना। सबसे पहला अपने को क्या पूछा, टेथियन सेडिमेंट्री सीक्वेंस रॉक्स आर द प्री कैम्ब्रियन एज। ध्यान रखिएगा, टेथियन सेडिमेंट्स इंडिकेट करता है कि जब यहाँ पर टेथिस ओशियंस था, है ना, जहां पर मेजोरिटी ऑफ जो आपका सेडिमेंट्स है वो आपका कैम्ब्रियन टू इयोशीन टाइम का इंडिकेट करता है ना। इयोशीन के बाद में आपका क्या होता है, बेसिकली आपका कोलिजन स्टार्ट हो गया अराउंड 50 टू 55 एमए के आसपास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में इसका मतलब ये प्रीकैम्ब्रियंस एज का नहीं है ना। यहाँ पर स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। अपने को नॉट करेक्ट ही तो पूछा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। द लेसर हिमालय सीक्वेंस आर यंगर देन द हायर हिमालय सीक्वेंस। अपने को क्या पूछा है कि लेसर हिमालय वाला जो सीक्वेंस है वो नया है, और हायर हिमालय वाला कैसा है, ओल्डर है। हायर हिमालय, लेसर हिमालय के अंदर बेसिकली सीक्वेंस कौन सा है अपने पास में, जो हमारे पास में क्या है कि जो सेडिमेंट्री सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा, सेडिमेंट्री सीक्वेंस बना किस टाइम था, जिस टाइम में ओशंस थे, ध्यान रखिएगा, है ना। जो टेथिस ओशन के अंदर जो सेडिमेंट्री सीक्वेंस है वो उसकी बात कर रहे हैं। और हायर हिमालय कब बना, जब आपके इंडियन प्लेट और जो अपने पास में यूरेशियन प्लेट है उसका कोलिजन हुआ, और वहां पे आपका क्या हुआ कि वहां पर जो बेथोलिथ वगैरह अपने को देखने को मिलते इंट्रूजन्स हुए इग्नियस रॉक्स के, है ना। वो इंट्रूजन्स कब हुए, जब जो ओशन के सेडिमेंट्स थे यानी ओशन था वो कोलाइड किया आपके कॉन्टिनेंटल के साथ में, फिर ही तो हुए, मतलब ओशंस वाले सेडिमेंट पहले बने, फिर कोलिजन हुआ, उस कोलिजन के रिजल्टेंट आपके क्रिस्टलाइन हिमालय बना, है ना। तो क्रिस्टलाइन हिमालय इज द बेसिकली यंगर देन द टेथिस हिमालय, है ना। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट हमारा ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है ना। फिर हमको क्या पूछा है, द सिम सब हिमालय सीक्वेंस, सब हिमालय का मतलब शिवालिक्स, है ना, आर द यंगर देन द लेसर हिमालय, है ना। लेसर हिमालय बेसिकली कौन सा है, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो सेडिमेंट्री सीक्वेंस था टेथिस ओशियन के अंदर वो, है ना। शिवालिक्स कौन सा है, कि जो कि आपके हिमालय माउंटेन बन गया, उस बनने के बाद में जो फ्लूवियल सिस्टम्स की वजह से फुटिल रीजन्स के ऊपर में जो आपकी सीक्वेंस डिपॉजिट हुई उनको अपन शिवालिक्स बोलते हैं, है ना। तो शिवालिक्स तो ऑब्वियसली बात है वो यंगर है ना, जो हमारे पास में ओशनिक सीक्वेंस है उससे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बट ऑप्शन अपने को नॉट करेक्ट पूछा है तो अपन इसको इनकरेक्ट मानेंगे, है ना। फिर अपने पास में क्या है, द कोलिजनल हिमालयन ओरोजेनी अकर्ड इन द इयोसीन, बिल्कुल करेक्ट है, 50 टू 55 एमए के पास में आपका कोलिजन स्टार्ट हुआ था। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट ऑप्शन इनकरेक्ट मानेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है एक्चुअल में करेक्ट माने जाएंगे, है ना।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल रिड्यूस द चांस ऑफ द लैंडस्लाइड, है ना, लैंडस्लाइड फेल्योर। इनमें से कौन से फैक्टर्स की वजह से लैंडस्लाइड आपका क्या होता है, रिड्यूज होता है, अपने को बताना है ना। बहुत ही सिंपल, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन द shear स्ट्रेस, तो उसी प्लेन के अलोंग अगर आपका shear स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो लैंडस्लाइड तो आपका क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा ना, वो तो रिड्यूस नहीं होगा, है ना। इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द पोर स्पेस, अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे अपन तो कोहेशन रिड्यूस हो जाएगा, जिसके रिजल्टेंट लैंडस्लाइड आपका तेजी से होगा, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो आपके इनकरेक्ट हो गए। इंक्रीज इन द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन, कि अगर मान लो कि मेरे पास में जो इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको अपन फाई बोलते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल को, अगर उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दे अपन, सॉरी वर्टिकल के साथ वाले एंगल को अपन फाई बोलते हैं ना, अगर उसको वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो प्लेन कैसा हो जाएगा, वर्टिकल के साथ में जो एंगल बनेगा, है ना, उस एंगल को अगर बढ़ा देंगे तो प्लेन आपका प्रोग्रेसिवली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इसकी वजह से लैंडस्लाइड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये भी अपने पास में क्या है, इंक्रीज, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। द इंक्रीज इन द कोहेशन, उसकी वजह से तो ऑब्वियसली बात है अपने पास में लैंडस्लाइड फेलियर क्राइटेरिया रिड्यूस होगा, अगर कोहेशन जितना ज्यादा होगा आपका जो लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी फैजल सर ने आप लोगों को करवा दिया, ये भी करवा चुके हैं, ये भी करवा चुके हैं, कोई अगर मैं छोड़ दूं ना गलती से तो मेरे को बता देना, ठीक है। ये भी हो चुका है, हो गया या नहीं हुआ, हो गया ना, चलो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये कितना इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा है अपने से, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन द रॉक for which the state of the stress is given by the given by the following मोहर सर्किल। इस तरीके से मोहर सर्किल बनाया हुआ है, इसके ऊपर में मैक्सिमम shear स्ट्रेस टाउ की वैल्यू कहाँ पे होगी भैया, यहाँ पर होगी, होगी कितनी, इस रेडियस के बराबर होगी, है ना। तो रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, आया नहीं, सिंपल सा, आया नहीं। यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 एम्पियर, माइनस करेंगे अपन सिंपल सा सिग्मा 3 दैट इज द 10 एम्पियर, तो 50 माइनस 10 करेंगे तो 40, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 20 एम्पियर, है ना। 20 एम्पियर विल बी टाउ मैक्स, है ना। तो सिंपल सा अपने पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर अपने पास में क्या पूछा है, ये भी फैजल सर ने आप लोगों को करवा दिया होगा, है ना, ये भी करवा दिया होगा, करवा दिया है क्या, ये इजी है ना। अगर मान लो कि ये मेरे पास में कोई भी एक रिपल डेवलप होता है, तो इस रिपल का ये क्रेस्ट है, ये लॉन्ग साइड को अपन क्या बोलते हैं भैया, स्टॉस बोलते हैं, इस शॉर्टर साइड को अपन क्या बोलते हैं, ली बोलते हैं। मैंने आपको इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंदर बताया था कि द स्लोप ऑफ द साइड विच डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल फ्रिक्शन, ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरनल फ्रिक्शन, है ना, और ये मैक्सिमम होता है तो अपने को क्रिटिकल इंटरनल फ्रिक्शन एंगल फाई के ऊपर अपने को देखने को मिलता है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास के अंदर करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है, ये फैजल ने आपको करवा ही दिया है, ये क्वेश्चन, है ना, क्या लिखा हुआ है, ए टू एच इस फिर डायग्राम के अंदर बताना है अपने को, ओल्डर से यंगर, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम ओल्डर टू यंगर बताना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एफ बना, उसके बाद में ई बना, उसके बाद में डी बना, इस तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये ब्लैक वाला पोर्शन आ रहा है, तो ब्लैक वाला कौन सा है भैया, जी बना देते हैं अपन, है ना। इसके बाद में ये व्हाइट वाला पोर्शन सी बन गया, उसके बाद में हमारा सिंपल सा बी बन गया, फिर आप देखोगे कि ए बन गया, है ना। फिर देखो ये जो एच नंबर डाइक्स है ये सबको कट करते गई है, तो मैंने आपको बताया था काटने वाला यंगर होगा, है ना, और जो कट जाएगा वो आपका ओल्डर होगा, है ना। तो सबसे आपका क्या होगा, लास्ट या सबसे यंगेस्ट फॉर्मेशन आपका एच हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा ए स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी फैजल सर ने करवा दिए, ये भी करवा दिया होगा, है ना, क्योंकि बीकानेर नाम से हम भावुक हो जाते हैं थोड़े ये भी फैजल सर ने करवा दिया, ये भी करवा दिया हीमू वाला, है ना, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, क्या नहीं हुआ, है ना। अपने को क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ द वार्म बेस ग्लेशियर, है ना। यहाँ पर अपने पास में बेस के ऊपर में वार्म है और उसका मूवमेंट अपने को बताना है। द मूवमेंट इज डोमिनेटेड बाय द बेसल स्लाइड,
है ना। ऑब्वियसली बात, मैंने ग्लेशियर्स के अंदर आपको बताया बेसल फ्लो से ही ग्लेशियर्स का मूवमेंट होता है ना। द इंटरनल डिफॉर्मेशन इन्वॉल्व द स्लीपेज विद इन एंड बिटवीन द क्रिस्टल आइस क्रिस्टल लीड्स टू ग्लेशियर मूवमेंट। मैंने आपको बताया एक क्रिस्टल के ऊपर में एक क्रिस्टल जो आपका क्या करेगा, आपका डक्टाइल डिफॉर्मेशन के रिजल्टेंट स्लिपेज करता है ना। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर अपने पास में क्या लिखा हुआ है, द इंटरनल डिफॉर्मेशन इज गवर्न्ड बाय द shear स्ट्रेस फॉलोइंग द पावर्स लॉ, है ना। हालांकि मैंने ये आपको पावर्स लॉ मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्लास के अंदर, ये एक मैं आपको और क्वेश्चंस के अंदर एक स्टेटमेंट मान सकता हूं, है ना, जो नहीं बताया। ये एक तरीके का आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। जो पावर्स लॉ वो स्टेट करता है द shear strain रेट, ध्यान रखिएगा, है ना, shear strain rate will be equals to a टाउ की पावर n, ध्यान रखिएगा, है ना। a इज द एरिया फैक्टर, टाउ इज द shear स्ट्रेस एंड n इज द जो स्ट्रेन रेट के लिए एक सिंपल सा कांस्टेंट है। इन जनरली इसका वैल्यू 3 होता है, ध्यान रखिएगा, 3 के आसपास इसकी वैल्यू अपन लेके चलते हैं, है ना। इससे ही अपन बताते हैं कि कहीं पर भी जो बेसिकली हमारे पास में स्लो एंड जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, क्रिप यानी ग्लेशियर्स के अंदर जो क्लिप डिफॉर्मेशंस होता है, वो आपका क्या होता है, ग्लेशियर्स के अंदर जो इंटरनल डिफॉर्मेशन जो स्लो एंड कंटिन्यूस होता है, एक टाइप का क्रिप डिफॉर्मेशन, उसके अंदर अपन पावर्स लॉ को यूज में लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द ग्लेशियर्स फ्लो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द बेस, बेस पे तो मिनिमम होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। मैक्सिमम कहाँ होती है, टॉप के ऊपर में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास में कौन सा क्वेश्चन है भैया, है ना। ये ऑलरेडी मैंने आपको रिमोट सेंसिंग के अंदर भी मैंने आप लोगों को बता रखा है ना। ध्यान रखिएगा, फैजल सर ने इसको डिस्क्राइब कर ही दिया था, ये भी आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अपने पास में क्या है, ऑन ए नॉर्मल फॉल्ट प्लेन dipping 60 toward east, the measured heave and throw are the this and this respectively. If the strike slip component of the fault is 30, the magnitude of the displacement of the fault is, अपने पास में स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट भी दे रखा है और फॉल्ट के अंदर अपने पास में थ्रो एंड हीव भी दे रखा है ना। तो फॉल्टिंग का जो नेचर होगा, ध्यान रखिएगा, वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा, है ना। अगर मैं इसका 3D डायग्राम बना के दिखाऊं आप लोगों को, है ना, अरे 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 बस, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फॉल्टिंग से पहले पास पास में थे, ये एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, है ना। अब इस कंडीशन के अंदर हमको इतना डीप स्लिप कंपोनेंट देखने को मिलेगा, है ना, और यहाँ पर इतना मेरे को स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 13 अपने को गिवन है ना। ये जो डिप स्लिप कंपोनेंट है, इस डिप स्लिप कंपोनेंट के फर्दर 2 कंपोनेंट अपने पास में ऑलरेडी गिवन है ना। अपने को क्या क्या कंपोनेंट गिवन है ना, उसको यहाँ पे अपन मार्क कर लेते हैं कि भैया अपने को ये जो थ्रो, ये अपने पास में हीव और थ्रो, इनकी वैल्यूज गिवन है ना। नाउ जो फॉल्ट प्लेन का डिप होता है वो यहाँ पर बनता है अपने पास में डेल्टा, मैंने आप लोगों को बताया था, डिप स्लिप कंपोनेंट को 2 कंपोनेंट में तोड़ना हो तो अपन डेल्टा का वैल्यू यूज में लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, डिप दे रखा है 60 डिग्री, उसकी यूज ही नहीं है वैसे ही अपने पास में, है ना। अब देखो कि ये जो ट्राइंगल है जिसके अंदर टी और एच बना हुआ है, वो इस तरीके का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर टी है, यहाँ पर एच है। टी की वैल्यू कितनी है, थ्रो की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, मेजर द हीव एंड थ्रो है हमारे पास में 12, है ना, हीव है हमारे पास में 5 मीटर। देन ये जो डिप स्लिप कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज में लेंगे, सिंपल सा, है ना। क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर कितना है, दोनों में से किसी को भी मान लो, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सा कितना आ जाएगा, उसके अंदर 5 के स्क्वायर को ऐड कर दो, यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 13, है ना। तो इसका मतलब h विल बी इक्वल्स टू 13, है ना।
तो अपने पास में डिप स्लिप कंपोनेंट की वैल्यू आ चुकी है 13, है ना। नाउ फोकस करेंगे हम इस वाले ट्राइंगल के ऊपर में, जिसको अपन एक अलग कलर से बना देते हैं। किस कलर से बनाए? इस वाले कलर से, है ना। इस वाले ट्राइंगल के ऊपर में बात करते हैं। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना रखा है, जहां पे डिप स्लिप कंपोनेंट की वैल्यू 13 जस्ट अभी हमने फाइंड की है। स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट की वैल्यू भी 13 अपने को पता है। टोटल स्लिप अपने को निकालना है x, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम अपन यूज में लेंगे, है ना। तो अपने पास में x का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस यही है x, है ना, विल बी स्क्वायर ऑफ द 13 यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इधर अपने पास में बेस का स्क्वायर। 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर करेंगे तो 169 प्लस 169 कितने होते हैं भैया? 338, है ना। और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1838 मीटर, है ना। यही हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, है या नहीं। इसी को सिंपल सा अपने को फाइंड आउट करना था। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी, है ना। ये वाला क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी जीएसआई के अंदर तुम लोगों से पूछा था, है ना। जो जीएसआई का एग्जाम हुआ था उसके अंदर दे रखा है कि एक डीएन जो डिजिटल फोटोग्राफ है, जिसके अंदर अपने पास में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको गिवन है, और अपने से क्या पूछा था कि उस फोटोग्राफ के अंदर गिवन डीएन वैल्यू का कितना, है ना। हमको दे रखा था कि एक फोटोग्राफ है जिसके अंदर डीएन मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू गिवन है, इसको लीनियरली स्ट्रेच करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर गिवन डीएन वैल्यू जो आफ्टर स्ट्रेचिंग हमारे पास में वो फोटोग्राफ के अंदर किससे रिप्रेजेंट होगा, है ना। वही सेम टू सेम यहाँ पे दे रखा है कि एक 3x3 का कोई इमेज है जिसके अंदर डीएन मिनिमम कितना है भैया, है ना। इसके अंदर डीएन मिनिमम कितना है इस पूरे फोटोग्राफ के अंदर? आप देखोगे कि 30 से कोई लोअर डीएन वैल्यू है नहीं है, तो डीएन लोअर आपका कितना है? 30। डीएन मैक्सिमम कितना है इस पूरे फोटोग्राफ के अंदर? आप बोलोगे कि 180, है या नहीं? 180 वैल्यू, है या नहीं। हमको किसका आउटपुट चाहिए? डीएन किसका आउटपुट चाहिए जिसको अपने को फाइंड करना है? तो आप बोलोगे कि यहां पर 60 लिखा था, इसकी वैल्यू पूछिए हमको क्वेश्चन मार्क के अंदर, है ना। तो हमको डीएन 60 की वैल्यू को अपने को बताना है कि आपका आफ्टर लीनियरली स्ट्रेच्ड बिटवीन द 8 बिट इमेजरी, है ना। इसको लीनियरली स्ट्रेच किस में करेंगे अपन? 8 बिट इमेज के अंदर करेंगे, है ना। तो वैल्यूज हमारी 0 से लेके 255 तक स्ट्रेच हो जाएगी, है या नहीं। और इस स्ट्रेचिंग के अंदर जो पहले 60 से डीएन वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही थी वो आफ्टर कितने से होगी? लीनियरली स्ट्रेचिंग का मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, डीएन आउट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू इन द स्ट्रेचिंग मेथड। तो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 255 मल्टीप्लाइड बाई द गिवन डीएन वैल्यू जिसका हमको स्ट्रेचिंग करना है ना, माइनस डीएन मिनिमम डिवाइडेड बाई डीएन मैक्सिमम माइनस, अरे स्पेस नहीं बच रहा क्या, डीएन मिनिमम। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, है ना। क्या वैल्यू आ जाएगी? 255 मल्टीप्लाइड बाई डीएन, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? 60 की चाहिए। इसमें से डीएन माइनस कर लेंगे, अपने पास डीएन मिनिमम कितना है? 30। डीएन मैक्सिमम कितना है? 180 माइनस डीएन मिनिमम कितना है? 30, है या नहीं। सिंपल सा वैल्यू सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। 255 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 150, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 बार कैंसिल आउट हो गया, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 51, है या नहीं। डीएन आउट कितना हो जाएगा? सिंपल सा 51 हो जाएगा। दैट इज द सिंपल आंसर। कैलकुलेशन भी आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं थी इसमें, तो है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में कौन से क्वेश्चन है? ऑलरेडी हो गए सारे, है ना। बस ये आपके सिंपल सा गेट का क्वेश्चन था। इस गेट के पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर सिंपल सा एक तो क्वेश्चन जिसके अंदर अपने को फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला बताया था, हालांकि मैंने वहां पर आप लोगों को बता रखा है कि नॉर्मल स्ट्रेस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, शेयर स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करना है, बट इतना डीप के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज के अंदर भी नहीं दिया था, है ना। उसका एक क्वेश्चन को चलो अपन छोड़ देते हैं। फिर एक पावर जो अपने पावर लॉ बोला था उसको भी अगर छोड़ दे, इस दो
एक क्वेश्चन और एक स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज तुम्हारे क्लास नोट्स और तुम्हारे जो डीपीटीएस, जो पहला ही पहला क्वेश्चन था 11th नंबर क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट डीपीटीएस के अंदर पूछा हुआ एग्जैक्टली जो फर्स्ट डीपीटीएस हुआ था, यानी गेट का ही, स्पेशली गेट के नाम से ही, उसी के अंदर तुम लोगों से पूछा हुआ है या नहीं? तो आप देख सकते हो कि भैया जो जियो खान के अंदर आपकी जो स्टडी होती है वो किस लेवल की होती है ना? अगर आपको इन फ्यूचर आपके गेट 2026 के लिए या फिर नेट गेट, जीएसआई या फिर जैम, जियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप जियो खान से जुड़ सकते हैं। जो हमारे कोचिंग के नंबर है आप उन पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी और पार्ट के अंदर।